आज का टॉपिक है डॉरी डेथ। ठीक है। मेंस में आता है। नोट लिखना आता है या तो फुल फ्लैज आंसर आता है। प्री भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। बता दूं किस पॉइंट पे आता है। पहली चीज, सेक्शन है 304 बी। 304 बी। अब देखो, सिंस ये 304 बी है, मतलब ये अमेंडमेंट के थ्रू आया है। 304 और 304 के बीच में दो सेक्शन है, 304 ए, फिर है 304 बी। तो हम इसकी बात करें, 304 बी अमेंडमेंट से आया है। तो जनरली प्री के अंदर और इंटरव्यू में सवाल होता है कि कौन सी अमेंडमेंट से आया। 1986 की अमेंडमेंट। लेकिन जब तुम प्रीवियस ईयर लगा रहे होगे ना, तो उसमें तुम देखोगे पूरा डेट पूछते हैं, 19/11/1986, क्योंकि ना ये दो डेटें साथ में है। सेम सुसाइड के ऊपर ना, इंडियन एविडेंस एक्ट में दो सेक्शन है, 113 ए, एक है 113 बी। दोनों में फर्क क्या है? 113 ए में क्या है? शादी के 7 सालों के अंदर, विद इन 7 ईयर ऑफ मैरिज, लड़की ने सुसाइड करा है। विद इन 7 ईयर सुसाइड करा है, और आरोप है कि हस्बैंड या उसके फैमिली मेंबर्स ने उकसाया है और क्रुएलिटी करी है, लेकिन डॉरी वाली नहीं है। मेजर डिफरेंस क्या है? 304 ए में जो क्रुएलिटी होती है, डॉरी वाली नहीं होती है। 304 बी में क्या है? लड़की ने या तो सुसाइड करा है या उसका मर्डर हुआ है। ठीक है। शादी के 7 सालों के अंदर हुआ है। ठीक। और आरोप जो है हस्बैंड या फैमिली मेंबर पे है। लेकिन मेजर डिफरेंस क्या है? यहाँ पे भी क्रुएलिटी हुई है, लेकिन वो स्पेसिफिक डॉरी की है। ये क्रुएलिटी स्पेसिफिक डॉरी की है। ठीक है। अब देखो, इसलिए मैं डेट बता रहा था, क्योंकि ये घूमता है प्री में, इंडियन एविडेंस एक्ट में। पहला डिफरेंस दोनों में क्या है? ये है मे प्रिज्यूम। 113 बी, 113 ए है मे प्रिज्यूम, और ये है शैल प्रिज्यूम। एक पे ये पूछा जाता है। दूसरा, दोनों अमेंडमेंट है, 113 ए और 113 बी। बताऊंगा कि मे प्रिज्यूम शैल प्रिज्यूम क्या होता है, ये ऐसे बता रहा हूँ। ये आया है 1983 की अमेंडमेंट से, 113 ए। और इसकी डेट चलती है, इसके आगे है 12, 12वां महीना। आगे का मुझे नंबर नहीं पता, 12/1983। ये है 1986, और इसका नंबर आगे इसमें 11। ऐसे फंसता है कि दोनों डेटें आ जाती है ना, वहां कंफ्यूजन हो जाती है। एक 3 है, एक 6 है, और एक में एक 12वें महीने में आया है और एक 11वें महीने में आया है। तो इसको ऐसे याद रख लेते हैं, जैसे पीछे यह बड़ा नंबर है 86, तो इसके आगे वाला छोटा होगा, 11वां। सिंस इसमें पीछे छोटा है, आगे नंबर बड़ा है 12। तो मैं ऐसे याद करता हूँ। पूरी पूरी डेट आती है भाई प्री में।
इसकी तो यार 19/1 है, 19/11/1986। इसकी देखना, इसकी मुझे बताओ। एविडेंस 1983 वाले की कितनी है? 12 तो है, आगे का नंबर क्या है? कहाँ पे? ये हस्बैंड और फैमिली मेंबर पे आरोप है। हस्बैंड और फैमिली मेंबर पे आरोप है। बताना क्या डेट थी इसकी? 19/11। फोन पे सर्च कर लो। इंडियन एविडेंस एक्ट। मैं अभी तो बस ये बता रहा हूँ कि मैं क्यों ये दोनों डेटे बता रहा हूँ। 1986 मैंने क्यों एम्फोसाइज करा? क्योंकि प्री में और इंटरव्यू में फंस जाता है। वो ऐसी चीज ही पूछते हैं कि ये अमेंडमेंट का ईयर कौन सा है। सर अब 19/11/1986 ही है। अरे इसका 113 ए का एविडेंस एक्ट, 113 ए में एविडेंस एक्ट में क्या डेट है पूरी? 25/12/1983। 25, 25/12/1983। ठीक है, तो ये फर्क है। दोनों है क्रुएलिटी वाले। लड़की की डेथ शादी के 7 सालों के अंदर हुई है, लेकिन अगर डॉरी वाला है तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम करेगा। वो ये है 113 बी। और मे ए जो है 100, वो मे प्रिज्यूम है। तो बताऊंगा दोनों का मतलब क्या होता है, लेकिन ये है। इसलिए मैं वहां डेट का एम्फोसाइज कर रहा था कि यहाँ जाके बंदा फंस जाता है बार। हम्म। रुक जा, मैं फिर से स्पेसिफाई कर देता हूँ, कोई नहीं। 113 ए है। 113 ए में क्या है? लड़की ने सुसाइड करा है। स्पेसिफिक सुसाइड के लिए होता है ये। अब 8 में सुसाइड है। हस्बैंड पे आरोप है या फैमिली मेंबर पे आरोप है, और शादी के 7 सालों के अंदर सुसाइड हुआ है। फिर और क्रुएलिटी हुई थी, तंग आके उसने सुसाइड करा है, लेकिन जो क्रुएलिटी करी है वो डॉरी वाली नहीं है। कोर्ट मान के चलता है, मे प्रिज्यूम, कि हाँ लड़के वालों ने ही मारा होगा। मे प्रिज्यूम करता है। और अमेंडमेंट क्या है इसकी? 25/12/1983। ये है। अगर डॉरी डेथ प्रूव कर दोगे तो 113 बी की प्रिजम्पशन लग जाएगी। अगर डॉरी डेथ नहीं प्रूव कर पाए तो 113 ए की प्रिजम्पशन कोर्ट मान के चलेगा। सर हम्म। सर इसमें डाउरी नहीं मांगी थी ना, हाँ, सिर्फ क्रुएल्टी थी। क्रुएलिटी बिना डॉरी वाली। 113 बी में क्या है? लड़की ने सुसाइड या होमोसाइड, मर्डर कुछ भी हो सकता है। दूसरा, लड़के पे या फैमिली मेंबर्स पे आरोप है। फिर क्रुएलिटी थी, स्पेसिफिक डॉरी की। फिर शादी के 7 सालों के अंदर। उसके बाद कोर्ट शैल प्रिज्यूम करता है कि हाँ लड़के वालों ने मारा होगा। बताऊंगा क्या ग्रेविटी में फर्क होता है शैल प्रिज्यूम में, प्रिज्यूम में। हाँ, और ये है आपका अमेंडमेंट है 19/11/1986। यही इफेक्ट है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, बताऊंगा पर कैसे पड़ता है, लेकिन ये डेट के हिसाब से बता रहा था मैं। इसलिए इसकी अमेंडमेंट की डेट बतानी जरूरी है, यही पूछते हैं, क्योंकि यहाँ फंसता है मामला जाके। ठीक है। अब उसके बाद हमें जानना था पनिशमेंट, जो इंपॉर्टेंट है। 7 ईयर एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजमेंट। पनिशमेंट कितनी है? 7 ईयर एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजमेंट। फिर कॉग्निजेबल ऑफेंस है।
और कोर्ट ऑफ सेशन ट्राइबल है, कोर्ट ऑफ सेशन इस केस को चलाएगा। और कॉग्निजेबल ऑफेंस है और नॉन कंपाउंडेबल है, ये जानना जरूरी है। बताऊंगा कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल क्या होता है, सीआरपीसी में रहता है टॉपिक ये। हम्म। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस इतना समझ आया। ये सब पहले डॉइजर का बेसिक है, ये पता होना चाहिए। ये काम आता है, ये इंटरव्यूज में प्री में यही पूछते हैं मोस्टली। वो तो फिर डॉइजर एक्सप्लेन करने को नहीं कहेंगे, वो तो तुम वैसे भी उनको बता दोगे। वो इस चीज में इंटरेस्टेड है, ये किस अमेंडमेंट है, कौन से साल में है, कब आया, क्या हिसाब है, कब पनिशमेंट है। और इसमें इंडियन एविडेंस एक्ट में कहाँ रिफ्लेक्ट होता है वो ना लिंक करवाएंगे आपसे, इसको ना लिंकिंग लॉ को लिंक करना कहते हैं। इसमें वो लोग आपसे खुद ही पूछेंगे कि सीआर इंडियन एविडेंस एक्ट में, यहाँ वो कहते हैं आईपीसी में यहाँ लिखा है 304 बी, ये एविडेंस एक्ट से कहाँ जाके मिलता है, 113 बी। तो आप ऐसे बताओगे, ठीक है। 113 बी, अगर डॉरी डेथ की फिर नहीं है तो 113 ए। तो ऐसे लिंक होता है सब्जेक्ट का। हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो हमें एसेंशियल्स देखने हैं। सबसे पहले एसेंशियल्स देखने हैं, फिर हमने क्या करना है, हमें रिलेशन देखना है बिटवीन, रिलेशन बिटवीन कल्पेबल होमोसाइड, या आप कह दो मर्डर, कुछ भी, साथ में डॉरी डेथ प्लस क्रुएलिटी, इन सब में क्या रिलेशन है, एक ये एग्जामिनेशन करना है। फिर ये देखना है कि ये जो आपका एविडेंस, एविडेंस कैसे कैसे मिलेंगे तुम्हें, मेन तो ये सबूत है ना। थ्योरी पढ़ के थोड़ी काम चलेगा रियल लाइफ में, सबूत कहाँ कहाँ से ढूंढोगे। फिर हमें ये पढ़ना है, क्या वॉइड मैरिज, वॉइड मैरिज के हस्बैंड, ठीक है, मान लो शादी वॉइड है, और शादी वॉइड कहाँ होती है, तो हिंदू मैरिज एक्ट पता चल गया, सेक्शन 5 में जो कंडीशन उसकी फुलफिल ना हो तो शादी वॉइड हो जाती है। मान लो शादी वॉइड है पर से, कोहेरिटेड रिलेशन है, सपिंदा है या बाइगमी है, ठीक है। और फिर जो क्या कहते हैं, मान लो बाइगमस मैरिज की सेकंड वाइफ है, उसने ही सुसाइड कर लिया, ठीक है, या उसका मर्डर कर दिया गया। घर वालों पे लग रहा है 304 बी। अब लड़का कह रहा है हमारी तो मैरिज ही वॉइड है, मतलब जीरो। और 304 बी जो सेक्शन में क्या लिखा है, वेयर डेथ ऑफ अ वुमेन इज कॉज बाय बर्न, बॉडली इंजरी और अकर अदरवाइज अंडर द नॉर्मल सर्कमस्टांसेस विद इन 7 years of marriage, and it is shown that soon before her death she is subject to cruelty or harassment by the husband। तो वॉइड मैरिज है, जीरो है, तो मतलब शादी हुई नहीं, तो ये तो हस्बैंड टेक्निकली बना नहीं है। तो हस्बैंड अगर टेक्निकली नहीं है तो 304 बी इस पे लगा कह सकते हो, 304 बी तो हस्बैंड्स की बात कर रहा है ना। तो वॉइड मैरिज के ऊपर 304 बी लगता है या नहीं लगता, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इस पे। फिर है, इसमें वर्ड लिखा है सून बिफोर। इस सून बिफोर का मतलब क्या है, इस टर्म का मतलब क्या है सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से, हमें ये समझना है। फिर 498 ए को पढ़ना है, कि हमारे पास 498 में हमारे लिए काम का क्या है बेसिकली, हमें ये देखना है। और फिर ये देखना है 113 ए लगेगा इस सिचुएशन पे, ये 113 बी लगेगा, ये एग्जामिन करना है। तो मोटे मोटे भाई यही पॉइंट है इसमें, अगर इन सबका जवाब ढूंढ लिया तो यही डोरी देता है पूरा पूरा, ठीक। अब सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। अच्छा हाँ, एक पॉइंट ऐसा रह गया, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंस है या फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी ऑफेंस है।
ये भी देखना है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है, फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी है। अब देखो पहले एसेंशियल्स देख लेते हैं, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। देखो क्या लिखा है इसमें, वेयर डेथ ऑफ अ वुमेन इज कॉज्ड बाय बर्न, bodily injury, or occur otherwise than under normal circumstances. Death of a woman is caused by any burn, bodily injury या otherwise than under normal circumstances। मतलब अननेचुरल डेथ है, नेचुरल डेथ नहीं है लड़की की। तो हमारा पहला पॉइंट क्या हो गया, अगर यहीं से उठाएं, अननेचुरल डेथ होनी चाहिए। ठीक है, अननेचुरल डेथ कैसे हो सकती है बंदे की, या तो वो सुसाइड कर ले, ठीक है, वक्त से पहले खुद की जान ले ले, या लोग उसकी जान ले ले। अगर वो अपनी जान खुद लेगा इसको कहेंगे हमने सुसाइड कर लिया। ठीक है, या तो सुसाइड बन जाए, या मर्डर इसको कहते हैं होमोसाइड, किसी ने उसकी जान ली। अननेचुरल डेथ किसी भी केस में अननेचुरल डेथ बनी, जैसे वो मैंने बताया था डीजीएस में क्वेश्चन आया था, लड़के ने रात को मैं ससुर को फोन करा कि आपकी बेटी की तबीयत खराब हो रही है, इसको मैं डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ। तो सास ससुर घर पे, वो लड़की की माँ उसे घर पहुंचे हैं, तो लड़की वहां घर पे ही थी कि तबीयत खराब थी, फटाफट माँ आप लेके भागे। और जब तक आरएमएल ले गए तो जैसे डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने कहा ब्रॉड डेड है, ये मर गई है। रीजन क्या, उसने बोला कि यहाँ की हड्डी टूटी हुई है, सिर पे चोट है, जिस चक्कर में इसको ऑक्सीजन नहीं आई, मर गई है। तो उस पर लड़के चार्ज डॉट डेथ का लगा हुआ था। तो ऐसे पेपर में तुम्हें एग्जामिन करना पड़ेगा, जो जो चार्जेस लगे हैं तुम्हें एक बार स्क्रूटनी करनी पड़ेगी, कौन सा चार्ज लग रहा है कौन सा नहीं लग रहा, क्योंकि वो पेपर में तुम्हें सब लगा के दे देंगे, डॉरी डेथ से लेके मर्डर ग्रीवियस हर्ट सब लगा देंगे। एक एक पॉइंट को उठा के तुम्हें खुद एग्जामिन करना है कि क्या इसके एसेंशियल्स पे लग रहे हैं या नहीं लग रहे केस में, क्या बेनिफिट ऑफ डाउट देना या नहीं देना। तो ऐसे पेपर चलता है। तो पहली कंडीशन क्या है, अननेचुरल डेथ होनी चाहिए, तो ये तो डॉक्टर ही प्रूव कर देगा अननेचुरल डेथ तुम्हारी, अननेचुरल डेथ होगी। दूसरा क्या बोला, विद इन 7 ईयर ऑफ मैरिज। तो सेकंड एसेंशियल क्या हो गया, विद इन 7 ईयर ऑफ मैरिज होना चाहिए। अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल, नॉर्मल के अलावा डेथ हुई है तो वो अननेचुरल डेथ ही तो हो गई, नॉर्मल डेथ नहीं मरी है वो, नॉर्मल के अलावा डेथ हुई है। अब वो सुसाइड कर ले, या उसको किसी ने जला के या सास ससुर ने आग लगवा दी, कुछ भी करके, अननेचुरल है, नॉर्मल नहीं है। अगर नॉर्मल प्रूव होगी तो पहला एसेंशियल ही खत्म हो गया, फिर डॉट डेथ बनी किस बात की। तो फिर तो दिक्कत नहीं है ना। अगर फिर प्री एग्जिस्टिंग बीमारी है या कुछ है, रोड, फिर तो एक्सीडेंट में मर गई तो फिर तो सीधा यहीं आ गया, एक बार जांच तो बैठेगी कि एक्सीडेंट घर वालों ने थोड़ी कहीं करवा दिया हो। एक्सीडेंट का ही बताता हूँ मैं, चलता ना अभी एक केस बताऊंगा। तो फिर चीज है अननेचुरल, कोई जैसे मान लो कोविड चल रहा था, अब कोविड के चक्कर में मर गई तो वो तो नेचुरल डेथ है ना, मतलब उस टाइम सभी मर रहे हैं। तो वैसे बड़ी अननेचुरल डेथ ही होनी चाहिए इसकी। ठीक है, उस सरकमस्टांस में अननेचुरल डेथ है, शादी के 7 सालों के अंदर है। फिर क्या है, एंड इट इज शोन दैट सून बिफोर हर डेथ they is subject to cruelty or harassment by her husband or any of the relative of the husband in connection with demand for dowry। मतलब shown soon before death, कि मतलब मरने से पहले आपको क्या प्रूव करना है कि क्रुएलिटी हुई है डॉरी डिमांड वाली, यही तो प्रूव कर रहे कह रहे हैं। ठीक है, अननेचुरल डेथ शादी के 7 सालों के अंदर, और डेथ से पहले उसके साथ क्रुएलिटी हो रही थी डॉरी के लिए, मतलब दहेज के लिए उसको तंग कर रहे थे। तीन बातें मोटी मोटी
अगर ये बन गई तो आपका बन गया डॉरी डेथ, और पनिशमेंट कितनी, 7 साल से लाइफ इम्प्रिजमेंट, और कंपाउंडेबल है नहीं, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और कोर्ट ऑफ सेशन ट्राइबल है। डॉरी डिमांड, डीडी भी कर सकते हैं, डॉरी डिमांड हो गया। ठीक है, ये हो गया, ये एसेंशियल है। अननेचुरल डेथ शादी के 7 सालों में, और डेथ से पहले उसके साथ क्रुएलिटी होती डॉरी डिमांड की। अगर ये सारे प्रूव हो गए तो लड़कों को सजा, लड़के घर वालों को, लड़के को सजा मिल जाएगी। ठीक है, अब पहले की चीज उठाते हैं। हम्म, एक ये तो एसेंशियल हो गए। दूसरा पॉइंट था हमारा एविडेंस, सबूत कहाँ से इकट्ठे करे जाएंगे और हमें एविडेंस कैसे मिलेंगे। अननेचुरल डेथ का तो एविडेंस तुम्हें देगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, क्योंकि कोर्ट में एसेंशियल्स प्रूव करने होते हैं ना, ये तो थ्योरी है, कोर्ट में तुम्हें प्रूव करने एसेंशियल। जब भी क्लाइंट उस सामने वाले को, एक्यूज को सजा होगी, तो सबसे पहला चीज एविडेंस तुम कोर्ट में रखोगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता देगी कि नेचुरल है अननेचुरल है। ठीक है, क्यों, और जो डीजीएस में क्वेश्चन आया था उसमें क्या रिपोर्ट में बोला गया कि ये यहाँ की हड्डी टूटी सिर पे लगा तो ये अननेचुरल डेथ है। तो पहला एसेंशियल तुम्हारा प्रूव होगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने अननेचुरल डेथ प्रूव कर दिया। तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि डीजीएस में ना ऐसी एनालिसिस होता है क्वेश्चन का, तुम्हें एसेंशियल वही एविडेंस थोड़े दे रखे होंगे, वहीं से बना के तुम्हें क्वेश्चन को एनालिसिस करके बताना पड़ेगा कि डॉरी डेथ बना नहीं बना, ऐसे। तो ये एविडेंस पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। ये देखो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेपर में क्या कह रही है, और नेचुरल डेथ है या ऐसी बस कोई बीमारी हुई मर गया, या कोई चोट के निशान है कुछ है, तो इट मीन वो अननेचुरल है। नेचुरल तो मरा नहीं है। ठीक है, अननेचुरल डेथ ये आपको प्रूव करेगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कोर्ट में पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगती है। अब विद इन 7 ईयर ऑफ मैरिज मरी है, ये कैसे प्रूव करोगे, शादी का कार्ड, मैरिज का कार्ड हो गया, नहीं तो वीडियो फुटेज हो गई, विटनेसेस हो गए, है ना, जो खाना खा गए हो किस दिन, भैया बुलाओ उनको, तुम्हारी गवाही की जरूरत है। एक आधा बंदा है गवाही देके जाएगा तो बता देगा कि शादी किस दिन हुई थी, तो उस डेट से पता चल जाएगा अब ये शादी के 7 सालों में मरी है नहीं मरी है। तो मैरिज सर्टिफिकेट, मैरिज रजिस्ट्रेशन करा रखी तो और अच्छी बात है। अगर ये सब कुछ भी नहीं है, आर्य समाज में शादी कर रखी है मंदिर में, कोई सबूत होगा, गवाह पकड़ के ले आओ, उस दिन की फोटो हो गई, देख ना फोन की टाइम लाइन भी लिखी आ जाती है। ठीक है, तुम्हारे कॉलेज में जीपीएस वाली फोटो लगाते हैं। तो जैसे मर्जी करके तुम ये मैरिज का सबूत ला दो। दूसरा सबूत है मैरिज का, देख, है वीडियो, वीडियो रिकॉर्डिंग है कुछ है जिसपे टाइमलाइन लिखी आ रही है, उससे तुम्हारा काम चल जाएगा। ठीक है, अब तुम्हें ये प्रूफ करना है कि मरने से पहले, मरने से पहले उसके साथ क्रुएलिटी हुई थी डॉरी डिमांड की। इस पॉइंट को मैं अभी छोड़ रहा हूँ, ये थोड़ा टेक्निकल है। और मतलब तुम्हें ना जजमेंट राइटिंग लेकिन नहीं आती है एमपी में, कि सिचुएशन दे दी, बताओ डॉरी डेथ बनी नहीं बनी। 90%, अब तुम जब रियल लाइफ प्रैक्टिस करने भी जाओगे ना, 90% केस डॉरी डेथ का होके भी क्यों लड़के वाले छूट जाते हैं, ये लास्ट वाला एसेंशियल प्रूफ नहीं हो पाता, इसकी वजह से। और मैंने कहा ना आईपीसी में किसी से दिलवानी है तो एक ही चीज है, सारे एसेंशियल प्रूफ कर दो। अगर एसेंशियल्स प्रूफ नहीं होते हैं तो कोर्ट सामने वाले को सजा नहीं दे सकती है। यही चीज प्रूफ नहीं हो पाती कि भैया इस लड़की के साथ क्रूएलिटी हो रही थी डॉरी की, लड़के वाले कहते हैं तो ऐसी है, इसका परेशान रहती थी अपना, करती होती मर गई। अब ये तुम कैसे प्रूव करोगे कि जिसको परेशान घर वाले कर रहे थे लड़के वाले, वो भी डॉरी डिमांड के लिए। अगर
10 लोगों के सामने कोई पैसा मांगा हो शादी के बाद, वो तो तुम्हें एविडेंस मिल गया। लेकिन मोस्टली केस में क्या होता है हिंदुस्तान में, लड़की जो है किसी को बताती नहीं है, वो अपने घर वालों माँ बाप को बताती, माँ बाप भी आगे नहीं बताते कि वो क्या कहते हैं कि बदनामी हो जाएगी, घर टूट जाएगा, बात बिगड़ सकती है, वो भी किसी को नहीं बताते हैं। बस वो ऐसी बात संभाल के चल रहे होते हैं। ठीक है, एक दिन ज्यादा अति हो गई, या तो लड़की ने सुसाइड कर लिया, उन लोगों ने उसको मार दिया। ठीक है, अब प्रूफ कहां से करें, ये बात तो हमेशा लड़की और माँ बाप को पता थी, तीसरे बंदे को आज तक पता ही नहीं है, कोई एविडेंस नहीं, ना डॉरी मांगी है। क्योंकि कोर्ट कहता है ओरल एविडेंस नहीं चलना चाहिए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ये रूल है। एविडेंस में पढ़ाऊंगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमेशा ओरल एविडेंस को प्रिवेल करता है। लड़के के वकील ने ये दिखा दिया कि भाई लड़के की सैलरी तो खुद बहुत अच्छी है, वेल फैमिली है, इनको क्या पैसे की जरूरत है, असल में मांग रहे हो, कहीं रिटर्न सबूत है कि हमने पैसा मांगा है, व्हाट्सएप चैट हो, कुछ हो, कुछ भी, कहीं कोई विटनेस सबूत मिलता ही नहीं है। गवाह कौन है, माँ बाप है, या मान लो चाचा ताऊ है, कोर्ट में कहा जाएगा कि भैया तो चाचा ताऊ है, तो इन्हीं की बात कहेंगे, तो वो प्रूव ही नहीं होता, और इसलिए बंदा मोस्टली छूट जाता है। मैक्सिमम पनिशमेंट मिल जाती है क्रुएलिटी की, चलो थोड़ी बहुत जज दे देता है, चलो मेंटल हरेसमेंट करी होगी, लेकिन डॉरी के लिए करी होगी, यह मामला फंस जाता है। क्यों, अब देखो, मैं यहीं से अगला पॉइंट उठाना था मेरे को। अब 498 ए देखो, 498 ए को इंपॉर्टेंट मार्क कर देना मेंस के लिए। राजस्थान जैसी छोट, ये राजस्थान जैसे अब एमपी में 4-4 नंबर क्वेश्चन बनने लग गए हैं, 498 एक्सप्लेन करने को आ जाता है, वहां ढूंढते रहोगे 498 कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो पढ़ के ही जाता है बंदा, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट पढ़ जाता है। तो ये छोटे क्वेश्चन जो आजकल शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उसमें काम आता है तुम्हारा ये। अरे कोई नहीं पढ़ता किसी फड्डे में भाई, नेबर आ रहे हैं सब भाग जाते हैं। मेरा डीएमयू में कांड हो जाए, तेरे खुद के दोस्त नहीं साथ में खड़े होंगे, कोई नहीं आता, सब खाने पीने के यार हैं बस। 498 ए, अब ये देखो क्रुएलिटी, और ये प्री के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। अभी देखो क्या लिखा है, whoever being the husband, एक तो पहले तुम्हें चैप्टर नंबर पता होना चाहिए, कितना है, 20 ए, अमेंडमेंट से दिख रहा है, 20 ए है ना, तो मतलब अमेंडमेंट है, कौन सी, 25/12/1983। ठीक है तुम्हारे, हाँ ये पता चल गया। फिर whosoever being husband of a woman, husband or relative of the husband of the woman, subject such woman to the cruelty। अब मैं तुम्हें एक वर्ड से बताता हूँ, चलो मैं रुक जाओ, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। whosoever being husband or relative of the husband of a woman, subject such woman to the cruelty। या तो पति तंग करे या सास तो तंग करे, कोई भी कर सकते हैं। subject such woman to the cruelty shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years and fine। punishment कितनी है, 3 years प्लस फाइन। अब लग गया, ये भी देख लो, कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल, कंपाउंड, तो ये पूछ रहा था इसके अंदर ज्यादा। ऑफेंस है तुम्हारा कॉग्निजेबल, ठीक है, और नॉन कंपाउंडेबल। कॉग्निजेबल ऑफेंस है प्लस नॉन कंपाउंडेबल, बाकी सेटलमेंट नहीं हो सकती। ठीक, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन क्रुएलिटी मींस, क्रुएलिटी का मतलब क्या है, एनी विलफुल कंडक्ट which is of a such a nature likely to drive a woman to commit suicide or cause grave injury or danger to the life, limb, health of a woman। मतलब कोई भी ऐसा कंडक्ट जिससे वुमेन को ऐसा लग रहा था कि भैया मुझे सुसाइड कर लेनी चाहिए, मतलब आपने सर्कमस्टांस ऐसे खड़े कर दिए, घर का माहौल ऐसा बना दिया, वो डिप्रेशन में चलेगी और डिप्रेशन करके उसने सुसाइड कर लिया, या ग्रेव इंजरी और डेंजर टू लाइफ, लिम्ब, हेल्थ, मतलब जलाने की कोशिश करना, ठीक है, मारने पीटने की कोशिश करना,
मार नहीं रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो, डरा धमका रहे हो, तो ये वाले कैटेगरी में आ गया। बी क्या कहता है, हरासमेंट ऑफ अ वुमेन वेयर सच हरासमेंट इज मेड विद व्यू टू कोरोस हर or any person related to her to meet unlawful demand of property or valuable security or account of failure by her or any person related to her to meet such demand। कि भैया हरासमेंट कर रहे हो वुमेन के साथ कि उसको तंग कर सको या कोई उसके जान पहचान वाले को तंग कर सको, जिससे वो जैसे मान लो भाई माँ सोचे कि यार मेरी बेटी को इतना तंग कर रहे हैं, इससे इनको जो मांग रहे पैसे दे दो, तो इसलिए आप लड़की को तंग कर रहे हो कि या तो वो पैसे निकलवा दे या उसके रिश्तेदार या उसके भाई बहन जो भाई हैं भाभी हैं माँ बाप है वो तुम्हें पैसे दे दे, या तो ये रीजन हो सकता है। दूसरा इसलिए तंग कर रहे हो कि उन्होंने तुम्हारी डिमांड नहीं मीट करी, कि तुम्हें नहीं दिया जो तुम्हें चाहिए था, तो फिर भी वो इसमें कैटेगरी में आ गया। तो अगर ध्यान से तुम देखोगे, क्रुएलिटी दो तरीके की बताई इन लोगों ने, ठीक है। पहली है जनरल, वो लड़की को तंग करना परेशान करना कि खाना बनाना नहीं आता है वो नहीं आता है, जनरल जो घर में चलती रहती है जो टोंट मारती रहती है, जनरल क्रुएलिटी हो गई। दूसरा हो गया हैरेसमेंट की फॉर्म में, ठीक है, कि आप परेशान कर रहे हो ज्यादा, ठीक है। हैरेसमेंट वो भी किसी डिमांड को लेके, किसी चीज की डिमांड को लेके आप हैरेसमेंट कर रहे हो उसकी। अब वो भी क्या फर्दर हो सकती है डिमांड, या तो डॉरी की डिमांड हो, ठीक है। दूसरा डॉरी की नहीं है, किसी और चीज की तुम डिमांड कर रहे हो, लड़की को तंग करना इसके लिए नहीं कि डॉरी के लिए, वैसे कुछ भी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी हो गई कि तू भाई तेरे पास इतनी प्रॉपर्टी मुझे मुझे दे दे, या इस पेपर पे साइन कर, या ये काम कर, इसलिए उसको मार पीट रहा है तंग कर रहा है, ठीक है, किसी चीज के डिमांड के लिए। हमें जो कोर्ट में प्रूव करना है ना, हमारा मसला ये है, हमें इससे मतलब है बस, क्रुएलिटी मतलब हैरेसमेंट होनी चाहिए वुमेन की, डिमांड वो भी डॉरी। हमें ये प्रूव करना है कि इस लड़की को जो तंग करा जा रहा था, हैरेसमेंट थी, जो तंग करा जा रहा था वो डॉरी के लिए था, ठीक है। ऐसे ही नहीं बस ठीक है जी मजाक चला था तंग कर रहे हैं, डॉरी के लिए स्पेसिफिक, डॉरी के लिए तंग कर रहे हैं, तो मामला यहीं आके फंसता है। क्योंकि लड़के के वकील कह देते हैं कि देखो जी मियाँ बीबी हैं 10 बातें होती रहती हैं, तो ठीक है कुछ बोल दिया तो हमने ऐसे ही बस थोड़ा बहुत करा था, इसको डांटा वाटा था, डॉरी के लिए करा था ये नहीं है जी, तो हम मान रहे क्रुएलिटी है। वकील खुद ही कोशिश करता है एक्यूज का कि केस को ये नॉर्मल क्रुएलिटी में ला दे, वो कोर्ट में पहले तो डिनाई करने की कोशिश करे ऐसा कुछ हुआ नहीं, अगर मामला ज्यादा भारी पड़ रहा है तो ये मान लो कि देखो हमने तंग करा था लेकिन पैसे इसके लिए नहीं करा था, तो दे दो सजा। तो आखिरी में जज को करता है थोड़ी बहुत भी क्रुएलिटी हो गई तो ले भैया तो क्रुएलिटी में लेके चला जा। तो ये भी एक अच्छी वकालत है कि जिसको डोरी डेथ लगनी थी तुमने बचा के उस पर सिर्फ क्रुएलिटी लगवा ली, जहां बड़ा ऑफेंस लगना था वहां छुड़वा के छोटे मोटे ऑफेंसों में कुछ समय के लिए जेल भेज दिया, वो भी तुम्हारी कामयाबी एज ए वकील। यही मामला फंसता है। हाँ बस ऐसे परेशान करना कुछ भी करना बस, जो तो घर में डेली चलता रहता है। किसमें, तो यही वाला मैंने सब कर दिया ना, ये जो अदरवाइज वाला है ये सारा, ये क्लॉज ए, ये क्लॉज बी, हमें क्लॉज बी से मतलब है बस, हमें क्लॉज बी से मतलब है, हमें ए से मतलब नहीं है, जो हमारा डॉरी डेथ का है। लेकिन जब पेपर में क्रुएलिटी लिखने को आएगा नोट में तो पूरा लिखना है। अब इसमें ना जो एक पॉइंट है, अब इसमें क्या लिखा, या तो हस्बैंड हो या रिलेटिव, एक बार कोर्ट में पॉइंट आया, लड़की को जो तंग कर रहा था ना, लड़के का दोस्त घर में ही रहता होगा, फ्रेंड था, उसने वो तंग कर रहा था, इस चक्कर में लड़की ने क्रुएलिटी का केस डाला कि भैया मेरे साथ इसमें ये ना तुम्हारे फ्लैट में भी आया था,
यूजी वाले में। इसमें क्या था, घर में एक बार लड़की के नई नई शादी हुई थी, लड़के का दोस्त घर में आया, ठीक है, वहीं शहर में इंटरव्यू इंटरव्यू हुआ, तो 2 दिन के रहने के लिए आया। तो लड़की ने खाना वाना बनाया होगा, उसने देखा ये तो खाना बड़ा बेकार सा है, उसने उठा के थाली लड़की के मुंह पे मार दी, ठीक है। उसमें यही था सिचुएशन में, थाली खाने उठा के फेंक दी और 2 बात सुनाई कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, ये वो दुनिया जहाँ की चीज है। लड़की ने केस कर दिया लड़के के ऊपर क्रुएलिटी का, 498 है। तो इन लोगों ने पूछा क्लैट में कि क्या इसको रिलीफ मिलेगी नहीं मिलेगी। सिचुएशन आई कि लड़के, नई शादी थी, लड़के का दोस्त घर पे आया, ठीक है, कुछ दिनों के लिए वहां रहने के लिए। तो लड़की ने घर पे तो सारा घर काम करती थी, तो उसने खाना वाना बनाया, खाना सही नहीं था, लड़के ने जो है, लड़के के दोस्त ने, लड़के ने नहीं, लड़के के दोस्त ने उसको सुना दिया और जो है उसको खाना फेंक दिया, ठीक है। इस बात पे लड़की ने केस फाइल कर दिया फॉर क्रुएलिटी, मुझे क्रुएलिटी के बेसिस पे लड़के से पैसे चाहिए, उसको पनिशमेंट का केस बना दिया 498 ए का। तो क्या हस्बैंड के खिलाफ 498 ए लग सकता था या नहीं लग सकता, ये पूछा गया था क्लैट में। बात का आई रिलेटिव। अब ये कोर्ट में ढूंढा गया कि रिलेटिव की कैटेगरी में फ्रेंड आता है या नहीं आता है। अगर फ्रेंड रिलेटिव की कैटेगरी में आता है तो पति के खिलाफ मिल सकता है क्रुएलिटी 498 ए में। अगर फ्रेंड रिलेटिव नहीं होता तो फिर नहीं मिलेगी। यही तो इन लोगों ने क्लैट यूजी के पेपर में पूछा था कि ये सिचुएशन दी कि बताओ क्रुएलिटी का इसको लड़की को मिल जाएगा रिलीफ नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे सोचो क्लैट यूजी के बच्चे को इतना लॉ कैसे अप्रीहेंड कर ले कि रिलेटिव वर्ड में जाके सवाल फंसा है। और मुझे ये डिटरमाइन करना है कि क्या दोस्त को हम रिलेटिव मानते हैं नहीं मानते हैं। आज के हिसाब से मत सोचना, वैसे नॉर्मली क्या तुम्हारा दोस्त तुम्हारी फैमिली का हिस्सा होता है? नहीं होता है, इसलिए रिलेटिव नहीं है, तो रिलेटिव कैटेगरी में गिरेगा नहीं दोस्त, तो उसको रिलीफ नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड इज नॉट अ रिलेटिव, इसको चाहे लिखना तो कहीं लिख लेना साइड में, फ्रेंड रिलेटिव नहीं होता। फिर क्या देते तुम भैया, दोस्तों कहते हैं ना ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, लेकिन एक्चुअल में कोर्ट ये नहीं मानता है। जो तुम्हारे खून के सब रिश्ते चाचा ताऊ में भाइयों में चलते हैं यही रिलेटिव माने जाते हैं तुम्हारे, फ्रेंड रिलेटिव नहीं होता है, ठीक है। फ्रेंड के अगेंस्ट भी क्यों मिलेगी? हाँ वो कह सकते हो, ये क्या कहते हैं, अरे सब थाली से खाने उठा के फेंकी है ना, उसको मारा वारा थोड़ी है। मैंने तो बोलने को बोला, लेकिन थाली उठा के फेंक दी थी उसने फिर उसको, पति के खिलाफ नहीं मिलेगी। तो समझ आया हमें क्या मतलब है क्रुएलिटी डॉरी डिमांड वाली, मतलब क्लॉज बी से मतलब है हमें कोर्ट में, और यहीं जाके केस फंसता है। क्योंकि तुम्हें किसी को डॉरी डेथ के लिए पनिशमेंट करवानी है, 3 एसेंशियल तुम्हें मोटे मोटे समझ आए। अगर किसी को भी, जैसे मान लो तुम्हारे पास केस आया या तुम पीपी हो, सामने डॉरी डेथ का केस है, ठीक है, तुम लड़की के साइड से लड़ रहे हो, तो तुम्हें पता चल गया कोर्ट में मुझे 3 बातें प्रूव करनी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से नेचुरल डेथ, मैरिज का सर्टिफिकेट लेके आओ, 7 साल के अंदर मैरिज प्रूव करो। दूसरी चीज कोर्ट में प्रूव होगी कि शादी से पहले इसके साथ क्रुएलिटी हुई, लेकिन वो भी डॉरी की, तो डॉरी का सबूत लेके आना पड़ेगा। अब माँ बाप तुम्हें कहानी सुना रहे हैं कि ये ऐसा करते, तुम्हें क्या चाहिए, तुमको भाई साहब कहानी मत बताओ, कहीं कोई सबूत, टेलीफोनिक रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप मैसेज में इसने पैसे मांगे हो या किसी तीसरे बंदे के आगे मांगे हो जो तुम्हारा फैमिली का ना हो, वरना मामला फंस जाएगा, कोर्ट प्रिजम्पशन मार लेगी कि ये जो साथ मिले पड़े हैं। कोई थर्ड पर्सन न्यूट्रल बंदा इसके आगे इन लोगों ने दहेज मांगा हो तुम लोगों से, या शादी के वक्त मांगा हो, ऐसे तो ना शादी के वक्त मांगे जो उस समय हमने शादी बस करवा दी, वो अच्छा सबूत है कि देखो शादी के दिन लोगों ने पैसे मांगे थे, ये तो बस हमने जैसे जैसे करके थोड़े बहुत पैसे देके उस दिन शादी करवा दी, वो सबूत मिल गया। तो तुम्हें डॉरी डिमांड का सबूत ढूंढना है, मेन चीज ना, केस फंसेगा। अगर नहीं है ना तो क्लाइंट छूटेगा ही छूटेगा। ये चीज तो डीजे से क्वेश्चन में इन लोगों ने ये नहीं बताया था कि डॉरी का कोई सबूत नहीं था, तो आप प्रिजम्पशन कैसे लोगे? तो बेनिफिट डाउट लड़के को मिलेगा, क्वेश्चन क्लियर नहीं था उस मामले में, क्वेश्चन अपने आप बता नहीं रहा है कि भैया डॉरी मांगी गई या नहीं मांगी, चार्ज लगा डॉरी डिमांड का, कि पुलिस वालों का तो काम है
उन्होंने लगा दिया डॉरी डेथ का चार्ज, करते रहो कोर्ट में प्रूफ, लेकिन प्रूफ होने वाला है नहीं। क्वेश्चन पेपर में कहीं नहीं लिखा कि लड़के ने डिमांड मांगी है। जब तक तीनों एसेंशियल प्रूफ ना हो तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम भी कैसे करेगा कि लड़के वालों ने डेथ करवाई है। तो ये चीज है। सिर्फ जनरल क्रुएलिटी प्रूव करनी है, 498 का चार्ज। हाँ, डॉरी डॉरी के डॉरी डेथ के केसेस में हम सिर्फ इतने में ही कंसर्न है। बाकी नॉर्मल क्रुएलिटी की रिलीफ चाहिए तो फिर तो कुछ भी प्रूव कर दो, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। है, ये ले लो। हाँ, ये ले इसको ले लो। अब एक चीज समझना, एक चीज बताऊं, चार्जशीट कैसे जब होती है, डॉरी का केस बनता है, चार्जशीट में क्या क्या होता है। एक पुलिस लगाएगी 302, ठीक है। फिर एक चार्ज तुम पे लगेगा 498 है, क्योंकि सारे अलग अलग ऑफेंस हैं, डिस्टिंक्ट ऑफेंस हैं। एक चार्ज लगेगा 304 बी, डॉरी डेथ। ऐसे चलता है पुलिस की चार्जशीट में, 302, 498 ए या 304 बी, तीनों लगेंगे। अब कोर्ट में जो तुम्हारे पर प्रूव हो जाए। मामला कहां फंसता है, अगर क्रुएलिटी डॉरी वाली प्रूव नहीं हो पाई तो ये हट गया। अगर होमोसाइड प्रूव नहीं हो पाया, अगर तुमने प्रूव किया एक्सीडेंटल डेथ हुई है, जैसे गैस में रात को जला, क्या कहते हैं, गैस को ना रात को लीक हो गया होगा, सुबह इसमें आग लगी, धमाका उठ गया, जल गई, ठीक है। या बिजली का कोई तार छू लिया, जल मर गई, एक्सीडेंटल डेथ हुई है। हम्म। हाँ, और तो बस ठीक है जी, एक्सीडेंट था है अननेचुरल, लेकिन वो एक्सीडेंट की कैटेगरी में आ गई। 302 नहीं बनेगा ना, फिर वो एक्सीडेंट है, एक्सीडेंटल डेथ है। और पति में तो बिल्कुल नहीं मरेगा, बनेगा फिर तो एक्सीडेंट प्रूव कर दो केस अपना, 302 गिरवा दोगे। क्या रह गया, क्रुएलिटी। देखो थोड़ी बहुत क्रुएलिटी तो जज प्रिज्यूम कर ही लेता है कि ठीक है इन लोगों ने कराई होगा इसका ऐसा ऐसा, तो बस ठीक है, 3 साल सजा लो, 3 साल तो मैक्सिमम है। 1 साल 2 साल सजा लेके तुम्हारा क्लाइंट छूट जाएगा। तो चार्जशीट में चार्ज ऐसे बनते हैं, 302 लगेगा, 498 लगेगा और 304 बी लगेगा। और सबके तुम्हें एसेंशियल्स अपने प्रूव करने हैं। थोड़ी बहुत भी हैरेसमेंट या कई बार तंग परेशान का प्रूव कर दिया तुमने, तो ये तो चल प्रूव हो जाता है बहुत आसानी से, इसमें तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। मामला फंसता है इसको प्रूव करने में कोर्ट में, और इसमें जब तुम जजमेंट राइटिंग्स पढ़ोगे ना, प्रीवियस ईयर स्टेट्स की बुक्स आती हैं, सॉल्व करोगे, मोस्टली वो सोल्यूशन में ये बताते हैं कि यही प्रूव हो पाया, ये दोनों प्रूव नहीं हो पाए, एविडेंस ही नहीं। ठीक है, चार्जशीट ऐसे होती है। अब देखो, अब जो हमें नेक्स्ट पॉइंट पे जाना है, हमने इसके एसेंशियल्स क्या देखे थे पहले, हम शुरू से कहाँ से हमने क्या क्वेश्चन बनाया था। हाँ देखो, एसेंशियल्स हो गए, अननेचुरल डेथ, शादी के 7 सालों में, क्रुएलिटी फॉर डॉरी डिमांड सून बिफोर दी डेथ, ये एसेंशियल हो गए। ठीक है, ये भी रुको, एविडेंस वैल्यू बता दी, कैसे कैसे एविडेंस उठा के लेके आओगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, शादी की क्या कहते हैं कार्ड हो गया, फिर किसी ने के सामने व्हाट्सएप चैट, कोई एविडेंस जिसके थ्रू इन लोगों ने डिमांड तुमसे करी हो, जुबानी बातें नहीं, लिखित सबूत सबसे अच्छा सबूत है। ठीक है, और क्लाइंट को अगर तुम्हें बचाना है, तुम उस साइड से लड़ रहे हो लड़के की तरफ से, फैमिली की इनकम प्रूव कर दो कि सर लड़के की खुद तो इनका 1 लाख महीना है, कितना पैसा इनसे मांग लेगा। अब ठीक है, तो फिर कोर्ट तुम्हारे फेवर में जाएगा कि चल ठीक है, सबूत तो कुछ मिल नहीं रहा है, तो बेनिफिट ऑफ डाउट तुम्हारी तरफ ज्यादा टिल्ट हो जाएगा। क्योंकि वैसे भी क्रिमिनल केसेस में बर्डन, क्वेश्चन आता है प्री में, क्रिमिनल केसेस में बर्डन किसके ऊपर होता है, एक्यूज्ड के ऊपर या प्रोसिक्यूशन के ऊपर। बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा प्रोसिक्यूशन, ये एविडेंस का नियम है, जो पार्टी कोर्ट में केस लेके गई है उसी के ऊपर बर्डन अपना केस प्रूव करने का।
क्रिमिनल केस कौन फाइल करता है? स्टेट फाइल करती है एक्यूज के खिलाफ। तो प्रोसिक्यूशन का बर्डन ऑफ प्रूफ होता है 101 में कि आपको केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना है। अगर दीवार में एक भी दरार है तो जज हाईएस्ट पनिशमेंट एक्यूज को नहीं दे सकता। तो अगर तुम डॉरी की क्रुएलिटी प्रूव नहीं कर पाए तो तुम्हारे ऑफेंस गिर गए, तो फिर डॉरी तक तुम्हें सजा क्यों देगा? तो ये चीज होती है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट मामला चलना चाहिए, तो ये थोड़ा बर्डन हाई होता है। एसेंशियल्स हो गए, एविडेंस हो गया, मतलब नहीं नहीं, शादी के देखो जो निचोड़ना होगा शादी के 7 साल में हो जाएगा, जो पैसे मिलने होंगे लड़की वालों को तंग करके लड़की वालों को, उसके बाद नहीं मिलना, फिर तो लड़की ही भी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी घर वालों को जेल बना देगी। फिर वो इन लोगों को जेल के इन लोगों से डील करना सीख जाएगी, वो चीज होती है। 498 ए हो गया, 498 ए हो गया कि क्रुएलिटी होता क्या है, कि उसमें क्या है, हेरासमेंट है हस्बैंड के थ्रू या उसके रिलेटिव के थ्रू, और वो भी क्या कहते हैं, हेरासमेंट होगी हस्बैंड या उसके रिलेटिव, पनिशमेंट 3 साल, कॉग्निजेबल नॉन कंपाउंडेबल। क्रुएलिटी का मतलब क्या होता है, मतलब क्रुएलिटी हेरासमेंट होनी चाहिए। क्रुएलिटी क्या, या तो कोई ऐसा कंडक्ट, विलफुल कंडक्ट जिससे लड़की को ऐसा हो जाए कि मुझे सुसाइड करना है, ठीक है, तो मैंने सर्कमस्टांस क्रिएट कर दिए। दूसरा क्या है, हेरासमेंट। हेरासमेंट किसके लिए, डॉरी डिमांड के लिए, उसी चीज के लिए, तो वो 498 है। अब नेक्स्ट चीज, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंस है या फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी ऑफेंस है? होता क्या है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी? हम्म 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 वही मेंसरिया है या नहीं है। अब तुम इस सेक्शन को देखो, इसके एसेंशियल, अननेचुरल डेथ, शादी के 7 साल, सून बिफोर डेथ, क्रुएलिटी फॉर डॉरी डिमांड। कहीं पे भी इंटेंशन नॉलेज रीजन टू बिलीव वर्ड दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे, तो ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंस है। तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंस मतलब कि अगर ये सारे एसेंशियल प्रूव हो गए तो जज एक्यूज से, मतलब लड़के से उसके घर वालों से ये नहीं पूछेगा भाई क्यों मारा, कौन सी इतनी तंगी आ गई कि तुम्हें उससे पैसे लेने पड़ गए, तो तुम्हें बोलने का मौका नहीं है कोर्ट में। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, अगर ये एसेंशियल्स प्रूव हो गए तो पर से एक्यूज्ड को कन्विक्शन हो जाएगा, उसका और उसके परिवार का। ये बात समझ आएगी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंस है। फिर अब तो मैं चीज समझना, कहानी बता रहा हूँ, डिफरेंस बताना था ना मुझे। एक सर। डिफरेंस है। सर, हम्म फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी क्या होती है? बता दे रहा क्या होती है फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी। हाँ, एक्टस प्लस मेंसरिया। अगर आपके मेंसरिया है एक्टस के साथ में तो फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी ऑफेंस है, अगर सिर्फ एक्टस रिया है तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंस है। अब एक बात समझो, तुम्हारे दिमाग में ये बात नहीं घूमी, 302 में और 304 बी के चार्ज में फर्क क्या है? 302 के चार्ज में और 304 बी के चार्ज में फर्क क्या है? पुलिस ने चार्जशीट में दोनों लिखे हैं, 302 प्लस 304 बी। मर तो देख दोनों में लड़की रही है, डेथ तो है ही, 302 में भी डेथ की रिक्वायरमेंट है प्राइमरी, कि बंदे की डेथ होनी चाहिए, यहाँ भी डेथ हो रही है, तो दोनों के ऐसा चार्ज में क्या फर्क है भाई? ऐसा क्या रिक्वायरमेंट में फर्क है जो मुझे 304 में, वो 304 बी में कुछ और प्रूव करना है या 302 में कुछ और प्रूव करना है?
अब तुम यहां से कहानी सुनो। अब यहां से तुम्हें कहानी सुनना। हम्म। अब ध्यान सुनिएगा। ये घर है, ठीक है। इस घर में 4 लोग रहते हैं। एक हस्बैंड, वाइफ, हस्बैंड के माता पिता, 4 लोग इस घर में रहते हैं। जिस दिन से कहते हैं, जिस दिन ऑफेंस हुआ, ठीक है, ऑफेंस हुआ रात को, और घर के दरवाजे अंदर से ही बंद थे। घर अंदर से ही बंद था, ठीक है, अंदर कुंडी लगा रखी थी। अब ये बात आई कि हस्बैंड, जिस दिन ऑफेंस हुआ उस डेट पे हस्बैंड और उसका जो बाप था वो रात को टेरेस पे सो रहे थे। गर्मी का समय था, ये दोनों टेरेस पे सो रहे थे, ठीक। मदर इन लॉ और जो इसकी वाइफ थी वो नीचे रूम में सो रहे थे। ये रूम में थे, ये दोनों टेरेस पे थे। रात को मदर इन लॉ उठी है और उसको प्यास व्यास लगी तो वो अपना किचन की तरफ गई पानी वानी पीने। इतने में क्या होता है, कमरे में शॉर्ट सर्किट होता है और लड़की जल जाती है। साथ साथ चिल्लाती है कि आग लगी, घर में आग लग गई, ठीक। मोहल्ले के लोगों को बुलाया जाता है, लड़की को बचाया जाता है, डॉक्टर हॉस्पिटल लेके गए, 90% बर्न इंजरीज, 3 दिन में मर गई। लड़की के परिवार वालों का आरोप है कि ये जो है एक्सीडेंट नहीं है, ये डॉरी डिमांड के लिए, ये डॉरी डेथ है, ठीक है। ये डॉरी डेथ है, इसको ये तंग कर रहे थे, हम इनकी डिमांड मीट नहीं करते तो इन लोगों ने इसको मारा है और सरकमस्टांस ऐसे क्रिएट करवाए गए कि एक्सीडेंट दिखे। जैसे वो फिल्म में देखते हैं ना, सास ने रात को जो है उसका वो बटन छोड़ दिया खुला गैस का, सुबह जाके उसने जैसे स्टॉक पे वो लगाया, धमाका मच गया पूरे किचन में, जल गया। तो ये कह रहे हैं कि ये कहानी बना रहे हैं, लड़के के घर वाले कहानी बना रहे हैं, बेसिकली इन तीनों ने ही मारा है। बाद में इसको ऐसा इन लोगों ने एक्सीडेंट का रूप दे दिया, कमरे में एकदम से आग लग गई और शॉर्ट सर्किट हुआ, लड़की मर गई, जल गई। तो कोर्ट में बात आई कि भैया क्या करा जाए, 302 भी लगा, 304 बी भी लगा। तो मेरा तुम्हें इतना सवाल है प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि तुम्हें 302 के लिए कोर्ट में प्राइम फेसाई क्या प्रूव करना है और 304 बी के लिए क्या प्रूव करना है। हम्म। बताओ भाई मेरे ऑनलाइन वाले, तुम्हारा दिमाग कितना चल रहा है, तो खा के बढ़िया सो रहे हो घर में, है? हैं? क्या रजाई में बैठे? अब सुनिए, ये एक्यूज है। एक्यूज कौन? मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और हस्बैंड। अब ध्यान समझिएगा कि कोर्ट में किस चार्ज के लिए क्या प्रूव करना होता है। क्या लिखा इन लोगों ने? है तो शादी जरूरी नहीं 7 साल के अंदर होनी चाहिए। अब ध्यान समझना,
एक 498A भी होता है। अब प्रैक्टिकल की चीज बता रहा हूँ, कोर्ट में प्रूफ क्या करना है तुम्हें। इसके लिए सिर्फ हैरेसमेंट प्रूफ करनी, कि लड़की को तंग करते थे, कहीं से छोटा मोटा एविडेंस उठा लो, कभी किसी लड़की को चारों सामने गालियां दी हो, पति ने बुरा बुरा सुनाया हो, सास ने ताने दिए हो, ये बड़ा आसान, सिर्फ हैरेसमेंट प्रूफ कर दो, 498A का चार्ज तुम्हारा प्रूव हो जाएगा। ज्यादा इसमें दिक्कत तुम्हें परेशानी करनी नहीं पड़ेगी। 302 और 304B में ध्यान समझना, ये जो बात है ना कि एक्यूज ने ही विक्टिम को मारा है, कि इन तीनों ने मिलके इसको मारा है, विक्टिम को, लड़की को, ये चीज प्रूव करनी होती 302 में बस। 302 या आपका 304 का चार्ज हो, कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। 302 और 304 के चार्ज में ही ये प्रूव करना होता है हमें कोर्ट में, ये जो विक्टिम मरा है ना, इसको इसी ने ही मारा है स्पेसिफिकली, कि सास ने मारा है, पति ने मारा है, या ससुर ने मारा है, जिसको तुम ज्यादा सजा करवाना चाहते हो। तुम्हें ये प्रूव करना पड़ेगा किसने मारा है, कौन ज्यादा पंगे से लेता था, सास लेती थी, पति लेता था। मान लो पति तो बड़ा शरीफ है, वो ज्यादा कुछ नहीं कहता, साइलेंट ही रहता है वो, सारा जो खेल रच रही थी सास रच रही थी। तो तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि देखो फिर तुम्हारा ना मामला ऐसा हो जाएगा। 302 लग तो गया चार्जशीट में, सबके खिलाफ ऐसे एविडेंस नहीं है। ससुर जो है गाय जैसी मूर्त है, वो ज्यादा किसी को फालतू बोल नहीं सकता, और ऐसा मोहल्ले का सबूत भी नहीं है, तो उसके खिलाफ चार्जशीट में 302 लग गया, लेकिन प्रूव नहीं होगा, वो बेकार चीज है। जिसको तुम फंसाना चाहते हो, तुम्हें स्पेसिफिकली ये प्रूव करना है कि सारा कांड इसी ने ही रचा है। तुम्हें 302 अगर उसके खिलाफ प्रूव करना है कोर्ट में, तुम्हें ये प्रूव करना है कि इस विक्टिम को एक्यूज ने ही मारा है। तो फिर तुम जैसे मर्जी प्लानिंग, जैसे चार बंदे हैं, रात का समय है, घर से कोई फोर्स बाहर से एक्सटर्नल एंट्री नहीं हुई है, ठीक है, और साथ ही साथ में सो रही थी, तो हाई प्रोबेबिलिटी है, और इसी की नहीं बनती थी, कि इसी ने पूरा काम करा हो। टेरेस से नीचे आना, ये सब करना, वो थोड़ा मुश्किल है, वो मुश्किल है काम, लेकिन इन लोगों ने कराओ, सास ने करा। अगर तुम वैसे सबूत अच्छे ले आए कि ये इसको ज्यादा तंग करती थी, वैसे पहले ही बड़े परेशान कर चुकी है, तो 302 ज्यादा टिल्ट जो है सास के तरफ जाएगा। पति को और ससुर को बेनिफिट डाउट फिर भी जज कोर्ट दे सकता है कि यार एकदम से इतना बड़ा कांड ये नहीं कर सकते, ऐसा हो सकता है प्रोबेबिलिटी। अगर लड़की के बॉडी पे कोई चोट के निशान मिल गए, कि सास ने पहले गला घोट के कुछ को मार दिया, इसको बाद में ऐसा दिखाने के लिए इसने आग वाग लगवा दी कमरे में, कि एकदम से आग, शॉर्ट सर्किट को आग लग गई, क्योंकि तारे सारी जल गई होंगी, तो उसने मोहल्ले वालों के सामने बहाना बना दिया शॉर्ट सर्किट का। असल में कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ, पहले इसको मारा, फिर इन लोगों ने कमरे में वो क्या कहते हैं, केरोसिन वेरोसिन छिड़क के उसमें आग लगा दी। ये तुम्हें कैसे एविडेंस थोड़े बहुत मिल जाएंगे, घर में मट्टी का तेल होगा कहीं ना कहीं। स्पॉट की इन्वेस्टिगेशन बड़ा जरूरी है भाई। हम्म। अरे तो उस समय क्यों नहीं आग लगी, सांस कैसे निकल के भाग गई, जब आप निकल के भागे, जब आप कमरे से बाहर थे, जब ही शॉर्ट सर्किट ही हुआ, इतना कोइंसिडेंस कैसे हो गया। आप ये प्रूव कर सकते हो, अगर उस कमरे में कहीं से एक्सपर्ट एविडेंस या कहीं से डॉक्टर के फोरेंसिक प्रूव हो जाए कि मट्टी का तेल कहीं निशान मिला है, कि ये कमरा जलाया गया है, एक होता जल गया है और एक जलाया गया है। फॉरेंसिक्स क्या कह रही है, क्या लड़की के शरीर पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है कि कहीं कोई चोट का निशान, गला घोटा गया हो, या कुछ जबरदस्ती हुई है तो उसके चोटों के निशान कुछ हो, बस तीनों ने हाथ पैर पकड़ के पहले उसका मुंह दबाया हो। घर में मट्टी का तेल है या नहीं है, पेट्रोल की कोई कैन, कहीं किसी बोतल में पेट्रोल खाली मिला घर के अंदर। तो ये जो चीज है ना, कि इस बंदे ने, जिसको तुम फंसाना चाहते हो, इसी ने विक्टिम को मारा है, ये 302 के चार्ज में प्रूव होगा, स्पेसिफिक नाम लेके कि हाँ इन्होंने मारा है। जिनको तुम फंसा देते हो, तुम्हें फिर एविडेंस लेके आना कि इन्होंने प्लानिंग रची है, प्लानिंग सारी रची है इसने।
तो एक्यूज ने ही विक्टिम को मारा, ये 302 में प्रूव होता है। डॉरी डेथ में क्या प्रूव होता है? इसमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है किसने मारा है, तुम्हें बस कोर्ट के अंदर तीन चीजें प्रूव करनी है, अगर तीनों प्रूव होगी, ससुर सास और पति तीनों फंस गए, इररिस्पेक्टिव उनने मारा या नहीं मारा है। क्या शादी के 7 सालों में डेथ हुई है, क्रुएलिटी थी डॉरी के लिए, और अननेचुरल डेथ, बस। किसने मारा, क्यों मारा, तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है प्रूव करना भैया। क्या यही अगला स्टेप है, बताऊंगा। अभी बात समझ आई कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि ये जो बात है ना कि इन तीनों ने मिलके, ये सास ने मिलके ही, सास ने अकेले इस बहू को मारा है, ये तुम्हारी हेल्प सिर्फ 302 के चार्ज में कर सकता है। 304 बी के चार्ज में तो बस तीन बातें प्रूव कर दो, सारे फंस जाएंगे घर के बंदे जितने उस दिन घर में थे, उन सब पे 304 बी तो लग गया, 7 साल मिनिमम सजा तय होगी उन सबकी। ये तो मर्डर का केस बनवाना चाहते हो कल्पेबल होमिसाइड, तो तुम्हें ये सबूत लाना है कि इस बंदे ने स्पेसिफिकली मारा है, कि ये सारी प्लानिंग फटाफट सास ने ही रची है। मान लो थोड़ा बहुत आग कमरे में लगाए हुए केरोसिन छिड़क के कहीं हाथ जला होगा सास का भी, तुम्हें वो एविडेंस मिल गया कि इसको भी इंजरीज आई हैं। तो बेसिकली एप्री एप्रीहेंशन ऑफ एविडेंसेस, अप्रेजल ऑफ एविडेंसेस सबसे बड़ी चीज है। चाहूं तो देख थ्योरी लिखवा के मुझे उस पर नोट लिखवाना, दौलत खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली तुम्हें समझ नहीं आएगा कि कोर्ट में प्रूफ क्या करना है। यही फर्क है 302 304 बी के चार्ज में। 304 बी में तीन बातें प्रूव करो, घर के सारे बंदे फंस गए लाइन से, जिन जिन पे 304 का चार्ज लगा, 304 बी का सब गए। ससुर ने मारा नहीं मारा, गौ मूर्त है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 304 बी के चार्ज में, वो भी 7 साल जेल में। लेकिन 302 का उसी पे लगेगा जिसको तुम प्रूव करोगे इसी ने इसको मारा है। डायरेक्ट एविडेंस, डायरेक्ट एविडेंस चाहिए होगा वहां पे तुम्हें, मतलब रिलेशन स्टेब्लिश करना है बेसिकली तुम्हें। डायरेक्ट एविडेंस सेंस तुम्हें एक रिलेशन स्टेप करना है कि सबसे देखो, घर में घटिया सारे ही है, लेकिन ये ज्यादा घटिया था, इसी ने करवाया काम। तो एक्यूज ने विक्टिम को मारा, ये 302 के चार्ज में प्रूव होता है। कल्पेबल होमोसाइड का उससे कोई रिलेशन नहीं है। ये बात समझ आई? क्योंकि मेरी बात नहीं समझा। 304, अगर ये तीन बातें तूने कोर्ट ने प्रूव कर दी, घर के सारे सदस्यों पे 304 बी का चार्ज प्रूव हो गया, हर चार्ज के अपने एविडेंस सर को लाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होता वहां पे कोर्ट में रायता बनता है, वो कोर्ट स्पेसिफाई करता है कि भैया अभी जो अगले 3 दिन तक ट्रायल चलेगा वो 304 बी का चलेगा, तो आपको 304 बी के एविडेंसेस रखने हैं। वो ये तीन बातें हैं, तीन बातें रख दो, सबूत प्रूव कर दो, तो सारे परिवार वालों पे चार्ज 304 बी का प्रूव हो गया। फिर कोर्ट उठाएगा 302 का चार्ज, कि भैया 302 का चार्ज घर में पुलिस वालों ने तीनों पे लगाया है, ससुर सास और पति पे। आप क्या कह रहे हो, किसने मारा इसको? अगर आपको लग रहा है कि ये पूरी प्लानिंग रचने वाली पति है या सास है, फिर तुम्हें स्पेसिफिक ये एविडेंस लाना पड़ेगा कि इसी ने ही सारा काम करा है। अगर ये तुम नहीं ला पाए तो 302 के चार्ज पे सब बरी हो जाएंगे, या जिसके खिलाफ प्रूव नहीं हो पाया चार्ज वो वाला। जैसे ससुर का तो बड़ा कंडक्ट आराम से था, कभी गलत बोला नहीं, और उसने कभी लाइफ में ऐसी पंगे वंगे लाइफ में ज्यादा करे नहीं है, तो बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए 302 का चार्ज उससे हट जाएगा। ठीक है, अब कौन रह गया? पति और सास। पति मान लो मकान में ही नहीं था, वो खुद 3-4 दिन के घर से बाहर गया हुआ है, तो पति पे भी 302 का नहीं लगेगा। ये एमपी में जुडिशियल में जजमेंट राइटिंग में आया था, सेम था। पति भी करता था तंग, लेकिन सेड ऑफेंस के दिन से 2 दिन पहले पति दिल्ली काम से बाहर चला गया। ऑफेंस के 2 दिन पहले पति काम से, ऑफिस से, काम शहर से बाहर चला गया। बाद में उस दिन घर में कुछ हुआ, मतलब सास की, कहते हैं सास की बहू की लड़ाई हुई, और बहू ने अपने ऊपर उठा के तेजाब डाल लिया और जला लिया अपने आप को, तो सुसाइड करा है। अब बोलो, ससुर था, सास थी और पति था,
सब पे चार्ज लग गए 302, 304 बी और 498 ए। जजमेंट लिखनी थी कि प्रूव करो किस पे कौन सा ऑफेंस बनाओगे। वहां पे अप्रेजल ऑफ एविडेंस चलता है। पहले आपने पति को पकड़ा, जजमेंट जब लिखते हो तो ऐसे चलेगा, आपने पहले पति को पकड़ा, पति का सबूत जजमेंट में बता रहा कि इसने गाली गलौज करता, तंग करता था। तीन, क्रुएलिटी तो प्रूव हो गया। अब आ जाओ भाई साहब, क्रुएलिटी फॉर डॉरी डिमांड। पहला तो प्रूव हो रहा था कि 7 सालों के अंदर है, फिर अननेचुरल डेथ, मतलब लड़की ने सुसाइड करा है, पूरे मोहल्ले को पता है, इसने खुद तेजाब डाल के खुद को अपनी आग लगवाई है। डॉरी डिमांड का ना उसमें पेपर में एविडेंस नहीं था, ये सिर्फ पति, लड़की का बाप कह रहा था कि इसको डॉरी के लिए तंग करते थे, स्पेसिफिक डॉरी की क्रुएलिटी थी, उसका एविडेंस नहीं था। तो भाई यही भावुक होके वहां काम थोड़ी करना, पेपर में कोई एक्सटर्नल एविडेंस नहीं है लड़के। तो भाई लड़के का वकील बेवकूफ थोड़ी है, उसने भी तुम्हारे स्टेटमेंट में यही बोला है कि इस लड़के के बाप के अलावा, लड़की के बाप और बाप के अलावा कौन सा सबूत तीसरा है जो कह रहा है कि हमने डॉरी मांगी है? कोई लेटर ले आओ। तो भाई एविडेंस तुम्हें क्रिएट करने पड़ेंगे, कभी मत करना पेपर में, ना जज करता कोर्ट में सबूत। भाई उसकी तो बेटी मरी हो तो वो कहेगा दुनिया को आग लगा दो, तो तुम लगा थोड़ी दोगे आग। तीसरा बंदा भी तो कोई बोलना चाहिए कि डॉरी मांगी है। अप्रेजल ऑफ एविडेंस ऐसे होता है। तो आपने क्या करा, पति को ये दो प्रूव हो रहे हैं, डॉरी वाली क्रुएलिटी प्रूव नहीं हो रही है, तो पति पे से मैंने 304 भी हटाया। अब आया 302 का चार्ज। सिंस पति तो ऑफेंस के दिन दिल्ली में शहर में ही नहीं था, तो 302 तो उस पर लग भी नहीं सकता, वो 2 दिन पहले से बाहर था, 2 दिन के बाद आया है। तो पति के ऊपर चार्ज कौन सा लग गया? सिर्फ 498 है। तो जब कंक्लूजन फाइनल करते हो ना कन्विक्शंस, उसके नंबर मिलते जजमेंट राइटिंग में। क्लियर एलिबाई? हाँ एलिबाई तुम मान लो। अरे एलिबाई तो ऐसा, एलिबाई तो जब लगता है कि जब तुम कह रहे हो कि बंदा एक टाइम पर 2 जगह दिखा गया है, यहां तो पेपर नहीं बोला कि वो तो बाहर ही है, तो एलिबाई का तो सवाल ही नहीं बनता ना। तो 302 का तो मैंने, एक्यूज ने इसको मारा है, 302 प्रूव नहीं हो रहा है। ठीक है, चार्जशीट में तीनों लगे, और पेपर में तुम्हें जो देंगे जजमेंट राइटिंग लिखने में, उसमें तीनों लगा के देंगे। वो कहेंगे अपने आप को जज समझो, हमने 3 पेज का तुम्हें स्टेटमेंट सबके बयान दे दिए, सारे सबूत दे दिए उसके अंदर, ठीक है, तुम, हम मान के चलते हैं कि एक दिन के तुम जज हो, और फैसला दो इन तीनों के ऊपर। कैसे फैसला दोगे? सास, ससुर और पति के ऊपर। तो आपको क्या करना है, पेपर में एक एक चार्ज उठाना है, और उस चार्ज को सब पे रख के देखना है। तो वैसे पेपर एग्जामिन होगा। पहले आपने डॉरी डेथ का चार्ज उठाया, और कोर्ट में भी काम ऐसे होता है, पहले डॉरी डेथ का चार्ज उठेगा, क्या इन तीनों पे डॉरी डेथ प्रूव हो पा रही है, नहीं प्रूव हो पा रही है? अगर नहीं हो पा रही तो तीनों, सास, ससुर और पति, डॉरी डेथ के चार्ज से बरी हो गए, तो आप लिख दोगे मैंने इसको इस चार्ज से एक्विट कर दिया। फिर आओगे 302 का एग्जामिनेशन। 302 के एग्जामिनेशन में आपने देखा ससुर तो बेचारा, कंडक्ट उसका साफ साफ सुथरा दिखाया जा रहा है, कभी उसने गलत नहीं बोला, तो 302 उस पर लग नहीं सकता। पति ऑफेंस के दिन से 2 दिन पहले से बाहर है, तो उस पर भी 302 ही लग सकता है। मैंने तुम्हें क्या बता रखा, 302 में क्या प्रूव करना है कि एक्यूज ने ही विक्टिम को मारा है। तो कोई सबूत, मोहल्ले के लोगों ने देखा हो कि तेजाब इस पे छिड़कते हुए, या वो क्या कहते हैं क्रोसिन, क्या कहते हैं, उसने इतनी लड़ाई हुई है, या उससे पहले भी सास ही तंग कर रही थी इसको इतना कि इसने सुसाइड कर ली, क्या ये बन पा रहा है? अगर इसका एविडेंस पेपर में नहीं है तो सास भी बरी हो जाए, सास पे लग जाएगा। वो तुम्हें पेपर अपने आप कोई लाइन ऐसी दिखाएगा जिसमें लगेगा कि अच्छा इस बंदे ने उस दिन मारा है। ठीक है, बाकी लास्ट वाला चार्ज आ गया क्रुएलिटी का, वो हरासमेंट तो प्रूव हो ही रही है, पेपर में थोड़ा बहुत तंग करते थे इसको, 300 ये सब पे लग गया। तो फिर तुम्हें जो आखिरी में जो पेपर में, फाइनल पेपर जब तुम लिखते हो ना, वो फाइनल चार्ट बनाते हो कि मेरा फैसला क्या है, जजमेंट जिसके नंबर है पूरे पेपर में, ए ऐसे लिखा जाता है वहां पे। मान लो ये हस्बैंड
फादर और उसकी मदर। आप ऐसे लिखोगे, हस्बैंड को 302 प्रूव नहीं हो पाया, एक्विटल। 498 ए के चार्ज में कन्विक्शन, 304 बी एक्विटल। सेम फादर, ऐसे ही मदर, और लास्ट में फाइनल जजमेंट। ऐसे चलता है। तो वो कहते हैं एक दिन मानो अपने आप को तुम जज हो और फैसला दो। तो ये जो आईपीसी है ना, मैं क्या करता, तुम कोई पेपर उठाया ना, पेपर जुडिशरी का, किसी भी स्टेट का, डीजीएस का भी, मेंस में आईपीसी तंग नहीं करेगा। आईपीसी तुम्हें सारा तंग करेगा जजमेंट राइटिंग के पेपर में। वहां तुम्हें अप्रेजल ऑफ एविडेंस करना है। वहीं खेल आया कितना तुम्हें एविडेंस आता है, कितना तुम्हें आईपीसी आता है, कितना तुम्हें कमांड है सब्जेक्ट के ऊपर। और अगर तुमने अंदर कुछ भी लिखा है, मैं तुम्हें एमपी का बताता हूं, तुमने अगर जजमेंट के अंदर कुछ भी लिखा है, कैसे अप्रेजल करा है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमने ये फाइनल चार्ट जो है ना, ये बिल्कुल सही बना दिया, तो छत्तीसगढ़ और एमपी का रूल है 40 नंबर की, एमपी में 40 नंबर की जजमेंट आती है, 40 में 30 पक्के हैं। 30 नंबर से 30 गया, तुमने लास्ट में करा क्या है? नहीं, थ्योरी में लिखते हैं, लेकिन वो पॉइंटर्स में लिखते हैं हम इसको। और ये ऐसे होता है, चार्ज का बॉक्स बनता है, उसमें होता है किसका एक्विटल किसका कन्विक्शन होगा, फर्स्ट पेज पे बनता है ये। चार्ज के जो बॉक्स बनाते हैं जजमेंट राइटिंग के फॉर्मेट में, चार्ज के बॉक्स में सब ऐसे प्रूफ होता है। और फाइनल में आपने क्या कन्विक्शन, क्या एक्विटल किसकी करी, वो सिर्फ इसके ही 30 नंबर है। तुम अंदर कैसा अप्रेजल करके आए हो, क्या लिख के आए हो, उनको ज्यादा फर्क नहीं है। एग्जैक्ट डिसीजन क्या दिया है उससे मतलब है। डीजीएस थोड़ा उल्टा है, वो कहता है कि तुमने अप्रेजल कैसे करा एविडेंस का। तुम गलत दे दो, तुम बंदे को छोड़ दो, फर्क नहीं पड़ता, हम तुम्हारी रीजनिंग देखेंगे। तो या तुम्हारी रीजनिंग स्ट्रांग हो, लेकिन थियोरेटिकल स्टेट्स में ऐसा नहीं है, उनके हाथ तुमका कंक्लूजन सही होना चाहिए, ऊपर कुछ भी कराओ। तो इसलिए मैं आईपीसी को इतना टाइम ले लेके आराम आराम से करवा रहा हूं, क्योंकि जजमेंट राइटिंग तुम फंसोगे अपने आप जाके, वहां तुम्हें खुद सारा काम करना पड़ेगा। हम्म। सुसाइड कमिट करा है, अब 8 सुसाइड 306 लगाएंगे ना, ये आर्ग्यूमेंट चलेगा 302 लगाना है 306 लगाना है, ठीक है। ये आर्ग्यूमेंट चल रहा था कोर्ट के अंदर, 306 लगवाएं या 302 लगवाएं। अगर तुमने मर्डर प्रूव कर दिया तो 302 है, अगर अबेटमेंट प्रूव कर दिया 306, अगर दोनों में से कुछ नहीं प्रूव हो पाया, ऐसी घर में छोटी, देखो कोर्ट मान चलता है, घर में छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। वो लड़की ने ऐसे ही उठाया अपने ऊपर, वो पेट्रोल डाल के छिड़क के आग लगा ली, तो ठीक है, जो थोड़ी फिर अबेटमेंट की हम लगाएंगे। क्योंकि अबेटमेंट टू दी एक्सटेंड एक्टिव इंस्टिगेशन की, मतलब इतना उत्साह दिया कि उसने अपने आप को आग लगा ली। तो इस सबके एक्सटर्नल एविडेंस होते हैं ना, कि ये बातें घर में दो लोगों के बीच में होती है, तुम कहां से तीसरा एविडेंस लेके आओगे? प्रूविंग मुश्किल है, और सेम जजमेंट राइटिंग में प्रूव मुश्किल है। तो बड़ा ध्यान से अप्रेजल करना, वहां फंसते हो। आईपीसी फंसाएगा ही, जजमेंट राइटिंग वाकई नहीं फंसने वाले तुम आईपीसी के अंदर। क्या लिखा है इन लोगों ने? तो एक चीज समझ आई जो मैं बताने वाला हूँ, जो मैंने मेन समझाया, 304 304 बी के चार्ज में बिल्कुल जरूरी नहीं है कि एक्यूज ने विक्टिम को मारा है प्रूव करना। बस 3 एसेंशियल प्रूव करो और निकल जाओ। किसने मारा, क्यों मारा, हमें मतलब ही नहीं है, वो तो 302 के चार्ज में प्रूव होगा, किसने मारा, क्यों मारा। बस लड़की मरी है, ये 3 एसेंशियल प्रूव हो रहे हैं, सब 304 बी में जेल में। ऐसे स्पेसिफिक चलता है। अब इसके बाद एक और लास्ट चीज, तो ये जो मेरा पॉइंट था, हम्म, ये मैंने कल्पेबल होमोसाइड लगाया है। हाँ, अगर पूरा मर्डर नहीं बने तो कल्पेबल होमोसाइड लग जाता है ना। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हाँ, एसेंशियल्स लिख रहे थे ना। ये कर रहे हैं ना पॉइंट हम लोग, रिलेशन बिटवीन इन तीनों का क्या रिलेशन है। तो इसमें एक चीज समझ आ गई, सबकी चीजों में अलग अलग तुम्हें प्रूव करना है। अब इसमें दूसरा पॉइंट है जो तुम पूछ रहे थे, कि
कौन सा चार्ज प्रूव करना है, किसमें छूटेगा और किसमें क्या कहानी बनेगी। तो इसका ये हिसाब है, जैसे मान लो रिलेशनशिप के अंदर ही बता रहा हूँ सारा मैं ये। 304 बी, ठीक है, क्रुएलिटी 498 ए, और अब तुम्हारा लगा लो 302। ठीक है, पहला पॉइंट देखना, सीआरपीसी में वर्ड होता है ज्वाइंडर ऑफ चार्ज। चार्ज के सेक्शन है सीआरपीसी में 211 से 224, ठीक है। उसमें 219 से शुरू होते हैं ज्वाइंडर ऑफ चार्ज करके। मतलब आपने क्या करा, जनरल रूल पता क्या है, ज्वाइंडर ऑफ चार्ज एंड ज्वाइंडर ऑफ पर्सन। देखो जनरल रूल क्या होता है, हर चार्ज का अपना ट्रायल होगा। मेरे ऊपर मान लो पुलिस ने 4 चार्ज लगाए हैं कि मैंने 302 करा, 304 बी करा और 498 करा है। हर चार्ज का अपना ट्रायल होगा, हर चार्ज का अपना सेपरेट ट्रायल। तो भाई साहब ऐसे तो कोर्ट तो कितना बिजी हो जाएगा, मुझे एक ही चीज के लिए बार बार डेट दे दे के बुलाएगा। और किसी के ऊपर तो बड़े सारे ऑफेंस के एक साथ चार्ज लग गए हैं, 15 चार्ज हैं, तो 15 ट्रायल चलाओगे, जज इतना पागल है। ठीक है, और मान लो जैसे इस वाले केस में 3 लोग इन्वॉल्व हैं, सास, पति और ससुर, सबके अलग अलग ट्रायल। ठीक है, और ऑफेंस सेम है, बात सेम चल रही है, जो सुबह सुना मैंने वही शाम को सुन रहा हूँ। कितना डुप्लीकेसी ऑफ वर्क है। इसको बचाने का तरीका कोर्ट ने क्या उठाया, ज्वाइंडर ऑफ चार्ज। ज्वाइंडर का मतलब होता है कंबाइन करना। मैंने लोगों को इकट्ठा कर दिया और लोगों के चार्ज को भी इकट्ठा कर दिया एक ही ट्रायल में। मैं एक ही ट्रायल करूंगा और उस ट्रायल के अंदर मैं सारे चार्ज लगा दूंगा और सब लोगों को एक साथ इकट्ठा ले आऊंगा। तो मैं सिंगल डेट में सबको सुनूंगा, मैं अलग अलग डेटे और अलग अलग ट्रायल किसी का नहीं चलाऊंगा। इसको कहते हैं ज्वाइंडर ऑफ चार्ज। अगर इन चार्जों का ज्वाइंडर कर रहे हो तो कहते हैं ज्वाइंडर ऑफ चार्ज। अगर उस ऑफेंस में एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व, जैसे मेरे वाले में है पति, ससुर और सास, तो मैं लोगों का भी ज्वाइंडर कर दूंगा कि सब लोग एक साथ एक केस में ही आ जाओ। ये ज्वाइंडर ऑफ चार्ज होता है आपका 221, नहीं, एक 6 7 220 है, 220, 220 में होता है ज्वाइंडर ऑफ चार्ज। और ज्वाइंडर ऑफ पर्सन कि लोगों को एक साथ ज्वाइन करना है, ये होता है 223 में। 22 23, अगर लोगों का ज्वाइंडर करना है, मतलब लोगों को, मर्डर एक बंदे का हुआ, ठीक है, 5 लोगों ने मिलकर सी का मर्डर करा है, ठीक है, तो आप चाहते हो कि इन चारों का, इन 5 को एक ही ट्रायल में लेके आए जाए, मैं बार बार अलग अलग नहीं सुनूंगा। तो आप उन सबको ज्वाइन कर दोगे 223 की पावर का सीआरपीसी पावर इस्तेमाल करके, इन सबका एक ही ट्रायल कर दोगे, सिंगल ट्रायल में सारे एक्यूज बन गए। वो होता है 223। अगर लोगों का ज्वाइंडर करना है 223, अगर चार्जेस का ज्वाइंडर करना है 220। अगर एक केस में दोनों हो रहे हैं तो फिर ये दोनों इकट्ठे लगते हैं, 220 रेड विद 223। ऐसे ज्वाइंट लाइबिलिटी क्रिएट होती है, ज्वाइंटर ऑफ चार्ज कहते हैं इसको। मतलब सीक्वेंस में ही चलते हैं लेकिन एक केस में चलेंगे। एक बास्केट में ही मैंने सारी सब्जियां सारे फ्रूट रख दिए, सिंगल ट्रायल, क्योंकि मुझे मल्टीपल ट्रायल रोकना था। ये चार्ज के बनाने के तरीके हैं, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कैसे होती है वो सब उसके डिफाइन है। लेकिन स्पेसिफिक जॉइंडर कहाँ होता है उसके ये सेक्शन पढ़ाऊंगा, 220 और 225 24 और 23। अभी 13 सवाल था भाई, ये बात ध्यान रखिएगा, ये सारे चार्ज अलग अलग हैं, इनका एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। ये तो बस मैंने अपनी सुविधा के लिए कि मेरा ऐसा जस्ट दिमाग खराब ना हो, मैंने ज्वाइंडर ऑफ चार्ज और ज्वाइंडर ऑफ पर्सन कर दिया है।
ये सारे इंडिपेंडेंट ऑफेंस हैं, सबके अपने ट्रायल होंगे और सबके अपने एविडेंस चलेंगे। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि कह रहा था, कोर्ट में क्या होता है, 90%, आप, रेयर होता है कि कोई बंदा ये सारे चार्ज इकट्ठा प्रूव कर दे, सारे चार्ज इकट्ठा प्रूव हो जाए, ये बहुत रेयर होता है। रियल लाइफ में क्या होता है तुम्हारा, 304 बी, 302 और 498 ए। अगर बंदा 202 के 302 के 4 से बच गया, मर्डर प्रूव नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दोनों से भी छूट गया। अगर ये दोनों प्रूव हो गए तो फिर उसको इन दोनों की सजा तो मिलेगी मिलेगी। ऐसा भी हो सकता है 304 बी नहीं प्रूव हुआ बंदे के ऊपर, 302 नहीं प्रूव हुआ, लेकिन क्रुएलिटी हो गया, तो क्रुएलिटी की सजा तो मिलेगी मिलेगी। ऐसा हो सकता है क्रुएलिटी प्रूव नहीं हुआ, 304 बी भी नहीं हुआ, लेकिन 202 302 प्रूव हो गया कि इन सब ने मिलकर मर्डर करा इसका, तो 302 की सजा मिलेगी। तो अलग अलग ऑफेंस है, इन सबका अपने साथ कोई रिलेशन नहीं है, सब इंडिपेंडेंट है। ये तो बस हमने अपनी सुविधा के लिए इन सबको ज्वाइन मार दिया, हमने इनका ज्वाइंटर कर दिया। तो कोर्ट में जो भी प्रूव होगा आप उसकी सजा दे दोगे। और किसी एक चार्ज से एक्विटल होना, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी चार्जों से भी छूट गया। अगर तूने क्रुएलिटी नहीं करी तो मतलब तेरे डॉइट डिमांड भी प्रूव नहीं होगा, डॉइट डिमांड प्रूव हो जाए, नॉर्मल क्रुएलिटी ना प्रूव हो पाए। तो ये सारे अलग अलग हैं, इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, बस हमने अपनी सुविधा के लिए इनको इकट्ठा कर दिया। इसलिए पुलिस वाला चार्जशीट मैंने बताया ना, तुम्हें कभी किसी लड़की की डेथ शादी के 7 सालों में हो, पुलिस वाले चार्जशीट में सारे लगा देंगे, 302 रेड विद, 304 बी रेड विद, 498 ए, करते रहो सारे प्रूफ अलग अलग। साथ नहीं, जज अपनी सुविधा क्या करता है, भाई एक एक करके आ जाओ, पहले ए के ऊपर आ जाओ, सबूत रखो, फिर बी पे रखना, फिर सी पे रखना। वो जज का अपना कन्वीनियंस है, कैसे करना चाहता है, अलग अलग रख दे। अगर उसको लग रहा है अगर एक में ही कर सकता तो भाई कर लो तुम सब लोग मिलके। वो जज के कन्वीनियंस है, उसको कैसा केस लग रहा है, क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, वो प्रैक्टिस में तुम जाओगे तो तुम्हें अंदर खुद ही समझ आ जाएगा क्या कर, क्या इनका नियम है, कैसे चलाते हैं लोग। सबकी अपनी वर्किंग अलग है, जो संभाल सकता है वो इकट्ठा संभाल लेगा सबको, नहीं तो वो अलग अलग डेटे लगाएगा। अब इसको लिखना, लिखो लिखो। फॉर द ऑफेंस ऑफ डॉरी डेथ, हाँ, जितने से गंगा सुना रहा था वो यही इसका कंक्लूजन कर रहा हूँ। इसका डायग्राम बना लिया करो भाई, आखिरी में सब भूल जाओ, कुछ नहीं याद रहेगा 2-3 साल के बाद, लिखा हुआ तो बिल्कुल नहीं याद रहेगा। फॉर द ऑफेंस ऑफ डॉरी डेथ, डॉरी डेथ के अंदर लिखवा रहे ज्वाइंटर ऑफ चार्ज जैसे तो। फॉर द ऑफेंस ऑफ डॉरी डेथ इट इज नॉट एसेंशियल, करते तुम्हारे कॉलेज में इतनी इस पे डॉरी डेथ को समझाने की मेहनत ये लोग, लेकिन मैं तो आज सेमेस्टर में तुम्हारा आया था। तो बहुत मुश्किल है ये, है, पूछ लेना जाके किसी को पकड़े चले तो पता हो तो थोड़ी बहुत भी। अरे वो क्या होता है कि पता है, लेकिन अब वो कोचिंग छूट हो गई 2-3 साल पहले, अब आपने जितना अपने नोट्स में लिखा था आपको उतना याद रह गया, अब वो कुछ चीजें अब पढ़ के समझ आती है, कुछ नहीं आती है, तो उनका ये सीन बन जाता है। और मेरा तुम देखोगे ना, मैंने पूरा डायग्राम प्रॉपर बना रखा है, तो मुझे आज तक इसको पढ़ के पता है इसमें क्या बताना है, और डायग्राम से रिकॉल होता है। और इसलिए मैं कहता हूँ ना कि जैसे आज पढ़ाया तो मैक्सिमम 1-2 दिन में याद कर लो, फिर वो याद रह गया, फिर नहीं से कोई छेड़ सकता।
जितना बाद में बंदा कॉपी उठाता है ना, फिर वो सिरदर्दी बन जाती है। इसीलिए तो इस लाइन का हिसाब ये है, ये सबको पता है। जितना ज्यादा इनपुट है, उतना 2 साल में आउटपुट बाहर है। जितना लोग ज्वाइन, जितना अरसा लाएंगे, 1000 बंदे आएंगे, एक आधा बंदा, 2 बंदा होगा जो आखिर तक टिकेगा, बाकी सब छोड़ जाएंगे 2 साल के अंदर। मैक्सिमम 2 साल सबकी विदाई। कोई कहीं वकालत कुछ कुछ कर लिया, किसी की शादी हो गई, अपना बंद लाइफ सेट हो गई, सबने निकल लिए। बहुत कम है जैसे मसला उठाते हैं, बहुत रेयर वाला काम है। या किसी की वकालत नहीं चल रही है तो पढ़ता जा रहा है, वरना तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग अपना कहीं ना कहीं जुगाड़ ढूंढ देते हैं। इसमें बैठना बहुत पड़ता है और सिरदर्दी है। इसलिए इसलिए इस पे है इस लाइन का, फटाफट इनपुट आउटपुट रेशो सही चलता है। बंदा 5th ईयर में कोचिंग लगाता है, 3rd ईयर में कोचिंग लगाता है, और 2 साल ट्राई मार के लक मार के छोड़ देता है कि अगर देख लेते प्री निकल जाए या मेंस तक पहुंच जाऊं। नहीं पहुंचा, छोड़ दिया, जय राम माता जी, कुछ और देख लेंगे। इसलिए फॉर द ऑफेंस ऑफ डॉरी डेथ इट इज नॉट असेंशियल टू प्रूव, फॉर द ऑफेंस ऑफ डॉरी डेथ इट इज नॉट, क्या बना रहे हैं इमेजेस, क्या बना रहे हैं भाई ये? क्या बनाए जा रहे हैं? फॉर द ऑफेंस ऑफ डॉरी डेथ it is not essential, for the offense of dowry, it is not essential to prove that death is actually caused by the accused. It is not essential to prove that death is actually caused by the accused. Full stop. That would be required, that would be required, that would be required to prove, to be proved, that would be required to be proved only in the case of, that would be required to be proved only in the case of, that would be required to be proved only in the case of murder and culpable homicide, that would be required to be proved only in the case of murder and culpable homicide. Full stop. Dowry death is an independent offense. Dowry death is an independent offense. Dowry death is an independent offense and matter of strict liability. Matter of strict liability. Full stop. The three essential element of dowry death. Full stop. The three essential element of dowry death are as follow. Three essential of dowry death are as follow. वो जो रिक्वायरमेंट कल बता रहा था ना, ये जो एमपी वालों ने करी है 1 साल में 6 पेरेंट्स की, कल इन लोगों ने हटा ली खुद ही। हाँ, हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है, उन लोगों ने रेल बना दी। वो एक लड़के ने केस फाइल कर दिया, उसने बोला भाई मुझे मुझे बताओ, मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, फर्स्ट जनरेशन लॉयर पर इतना केस आएगा ही नहीं कि 1 साल में मैं 6 पेरेंट्स कर जाऊं। कह रहे मेरा आप रिकॉर्ड देख लो, मैं तो आपकी बार काउंसिल में रजिस्टर्ड हूँ, 8 साल मुझे प्रैक्टिस से हो गए हैं, ना मेरे 70% थे ना कुछ थे, ठीक है, मेरे को इतने केस कभी आते ही नहीं है कि मैं 6 पेरेंट्स साल की दिखा दूं। हाँ, उसने ये बोला मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, हाँ एमपी में है। एक तो उसने ये करके बात फंसाई कि अब तुम कैसे मानोगे कि मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बार काउंसिल में एनरोल्ड हूँ, ठीक है। तुम कह रहे हो 6 पेरेंट्स, भैया फर्स्ट जनरेशन लॉयर को तो केस ही कोई नहीं देता, हर साल के 6 केस सोच रहे हो। 6 पेरेंट्स अगर मैं मार रहा हूँ तो कितना पैसा हो जाएगा, फिर मैं जुडिशरी क्यों दूंगा। कह रहा मेरे पास पैसे नहीं तो मैं जुडिशरी दे रहा हूँ कि कुछ मेरा भला हो जाएगा। एक तो उसने ये आर्गुमेंट उठाया, दूसरा आर्गुमेंट उसने ये कोर्ट में उठाया कि जी क्या कहते हैं, आपने एडवर्टाइजमेंट निकाली थी, उसमें क्राइटेरिया सिर्फ क्या बोला है, 3 साल की प्रैक्टिस या 70%।
वहां कहीं नहीं लिखा कि 6 अपीयरेंस साल की दिखानी है। ये जब हम फॉर्म भर रहे हैं जब आप बता रहे हो, ये तो आप चीटिंग कर रहे हो हम लोगों के साथ में। पब्लिक रिप्रेजेंटेशन कुछ और है, अंदर रिक्वायरमेंट कुछ और है। मतलब आप क्या सोच रहे हो, हमसे पैसा रखवा के हम सबके फॉर्म बाद में रिजेक्ट कर दोगे? अगर आप नहीं करोगे इस काम को तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये तो धोखाधड़ी कर रहे हैं। और फर्स्ट जनरेशन लॉयर का तो केस ही इतना नहीं है। बैक वाली तो भी है कि बैक नहीं होनी चाहिए, 70% है, लेकिन वो जो 3 साल का था ना, उसने कहा, फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, तुम सब फॉर्म भर दो, हम ये कहते हैं कुछ और प्रूफ के लिए मांग लेंगे, बार काउंसिल का सर्टिफिकेट या कोर्ट का सर्टिफिकेट कि आप लोग प्रैक्टिस में वकालतनामा में साइन मांग लेंगे। लेकिन 6 अपीयरेंस तो इम्पॉसिबल है यार। तो कल ही मना करा रात को इन लोगों ने। लेकिन वकालतनामों पे साइन कराते रहना अपने। 3 essential elements of dowry death are as follow. First, unnatural death of the victim. Unnatural death of the victim. Second, death of a woman within 7 years of marriage. Unnatural death. Second है death of a woman within 7 years of marriage. Third, cruelty for dowry demand. There must be a cruelty for dowry demand soon before her death. Fourth, soon before her death. नेक्स्ट कर देना, फोर्थ एलिमेंट कर देना, फोर कर देना। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, क्रुएलिटी मस्ट हैव बीन डन बाय हस्बैंड। क्रुएलिटी मस्ट हैव बीन डन आइदर बाय द हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड। अब तो कॉलेज में ना टीचर्स का भी लेवल गिर गया ना, मतलब ये सब चीजें तो बच्चे ये सब नोट्स तो टीचर के अपने कॉलेज के टाइम पे बना लेते थे। कौन सा पहले किसने कोचिंग लगाई है? टीचर ही इतना पढ़ा देते थे, थोड़ा बहुत बिल्ड करा, करके एग्जाम दे दिया। लेकिन अब तो पढ़ाते ही नहीं ना, दिक्कत तो यही है सारी कि नोट्स कहाँ से देंगे। टाइम नहीं यार, पता क्या है, वो बंदा क्वालिटी का ना वो बना ले। एक बात है, 15 मिनट पे लेट आना है, 10 मिनट पहले चले जाना है, और उसमें आधी बार में पढ़ाना नहीं है, तो टाइम तो बन जाता है। इसके लिखना, इफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर प्रूव। नेक्स्ट लाइन में, इफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर प्रूव देन नथिंग मोर रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड। इफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर प्रूव then nothing more will be required to be proved. Nothing more will be required to be proved. To be proved, and accused will be liable. Accused will be liable for dowry death per se. Accused will be liable for dowry death per se. नेक्स्ट लाइन बना के लिखना, एक लाइन छोड़ के, द चार्ज ऑफ कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर। द चार्ज ऑफ कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर, कॉमा डॉरी डेथ। हाँ, मैं पहले एक चीज तुम्हें बता दूं भाई, मैं ही भूल जाऊंगा ना ना। अभी एक नया बंदा है, कभी आएगा, ठीक है ना, सुन लेना। नहीं नहीं, पॉलिटी का आएगा, अभी एक आएगा लड़का, सुन लेना, एनएलजी उड़ीसा का है ये, ठीक है। बाकी मेरी और लोगों से बात चल रही है, मैं ढूंढ के सही लाऊंगा जो मुझे पहले सेटिस्फाई करे। मतलब मैं सुन रहा हूँ कि अच्छा कितने कितने बोलने का दम है। बाकी मेरी दूसरे जो ठीक 2-3 लड़कियां हैं ना, उनसे बात चल रही है, मैं उन्हीं को ही लाऊंगा। ये मैं बस देख लूँ कि ये सब है कैसे, कि भाई दोस्त ने रिकमेंड करें इन लोगों को, तो ऐसा कोई रखा नहीं है मैंने किसी को भी। और मैं खुद सुनकर देख रहा हूँ कि इनमें है कैपेबल बोलने का गुर्दा है। मैं 2 मिनट पता कर लेता हूँ कि इसमें कितना दम है बंदे में। मैंने घर बैठे मैंने फोन घुमा दी जाते।
अरे वो मुझे पता है, इसलिए ये तो मैं देख रहा हूँ, मुझे आज एक बंदे को बुलाना था, बाकी तो मुझे है एक दो लोग जो ठीक है। हाँ, मैं तो वैसे हर सर से बात कर रहा, रात को उनको बोला यूपीएससी की है, मैंने कहा पॉलिटी तो आप उठा दो, क्योंकि आपने जितना लक्ष्मीकांत पढ़ा हुआ है ना, तो किसी ने पढ़ा भी नहीं होगा अंदर तक का। वो क्या है, यूपीएससी वालों की इतनी मोटी आती है कि मेरे को पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने पढ़ाया था। तो भाई, एक डिफेंस काउंसिल भी है, इससे बात चल रही है, लेकिन इसने डिफेंस काउंसिल ज्वाइन करा है। यार मैं शाम की ले लूंगी, यहीं रहती है मयूर विहार में। तो मैंने कहा ठीक है। तो ऐसा मैंने किसी को रखा नहीं है, जब मैं बताऊँ ना कौन फाइनल है तो पहले ही बता दूंगा। पहले मैं इनको देख रहा हूँ कि इसमें कितने कितने पानी है इन सब में। हाँ, लिखना, द चार्ज ऑफ कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर। मुझे दो लोग चाहिए बस, माइनर सब्जेक्ट्स के लिए और लोकल लॉज के लिए। बाकी तो मैं फैजान मिलके बाकी हम सब कर ही जाएंगे। द चार्ज ऑफ कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर, कॉमा डॉरी डेथ। चार्ज ऑफ कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर, कॉमा डॉरी डेथ एंड क्रुएलिटी कैन बी ज्वाइंट टुगेदर, कैन बी ज्वाइंट टुगेदर in a same case, can be joined together in a same case, and even if the charge of murder, and even if the charge of murder or culpable homicide is proved, and even if the charge of murder or culpable homicide is proved, the accused can still be held liable, the accused can still be held liable, proved, the accused can still be held liable। मतलब कितने लोग डिस्क्वालीफाई हो गए इस नियम की वजह से। मैं यूट्यूब पे देख रहा था, कल लोग बच्चे लिख रहे कि हमारा 2021 का एनरोलमेंट है, 2022 का एनरोलमेंट है, और हमारे कॉलेज में कभी 70% आई नहीं है। अब वो फंस गए, एक सर को अंदर बिठा दो, ठीक है। तो वो कह रहे कि सर हमारे तो, और हम देने एलिजिबल नहीं है, क्यों 3 साल प्रैक्टिस के बने नहीं और 70 थे नहीं। और सोचो कितने बंदे आम और वकालत चल रही, जब ये पेपर देने की सोच रहे हैं बच्चे, कहाँ जाके लोकल यूनिवर्सिटीज में नहीं आते हैं, मतलब डीयू में, बीएचयू में, इन सब में नंबर नहीं आते हैं। प्राइवेट तो फिर भी तुम्हारा दे देता है। इवन इफ द चार्ज ऑफ मर्डर, even if the charge of murder or culpable homicide is proved, the accused can still be held liable, लिखा। And even if the charge of murder or culpable homicide is proved, the accused can still be held liable for dowry theft and cruelty, full stop, if conditions are fulfilled। नहीं, full stop नहीं, if conditions are fulfilled, accused can still be held liable for dowry death and cruelty if the conditions are fulfilled, full stop। At the same time, merely because, at the same time merely because accused is acquitted, at the same time merely because accused is acquitted of charge of, merely because accused is acquitted of the charge of murder or culpable homicide, merely because accused is acquitted of charge of murder or culpable homicide, comma, the charge of dowry death will not fail, the charge of dowry death will not fail, charge of dowry death will not fail। अभी कहाँ हुई है ये, तुम बताओ। यार तुम बहुत लेट पे आते हो ना, ये दिक्कत करते हो ना यार। ठीक है वो, है, आ तो हूँ। ये वो बैठे नहीं है।
ये मेरी बेइज्जती कराते हैं ना ये।